गोवा स्टेट में यही पुस्तक थी जिसके अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए 4 लाइंस थी, मुगलों के ऊपर 67 पेजेस थे और छत्रपति संभाजी महाराज का 1 लाइन में उल्लेख था, महाराणा प्रताप का 1 लाइन में उल्लेख था। हमने सबसे पहले काम किया, हमारी सारी महिला कार्यकर्ताओं को जो SCRT के वहां के प्रेसिडेंट थे उनके पास चूड़ियां लेकर के भेजा और हमने कहा कि स्वतंत्र भारत में इतिहास पढ़ा रहे हो तो चूड़ियां पहनो इनको। सैनिक होने के कारण और एक मिलिट्री हिस्ट्री का स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको बता दूं कि जो ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने डिवास्टेशन किया है वो अगर तीनों लड़ाई आप अगर सम्मिलित कर ले 47, 48, 65, 71 उससे 3 गुना ज़्यादा हमने उनको आघात पहुंचाया है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आपके पूर्वजों ने बताया था निकाह हलाला क्या होता है, किसी ने नहीं बताया, वो तो इसी जनरेशन को मालूम हुआ है ना पिछले कुछ सालों में। तो हुआ क्या है, ये देखो सारे मजहब में ये लिखा हुआ है सब शांति प्रेम। आपने पढ़ा है कभी जिस मजहब में निकाह हलाल हो वहां पर प्रेम हो सकता है? जब हम 370 कर रहे थे तो अब विश्वास मानिए जितनी डेटा हमने उनको दिया था हमारा खुद का कंप्यूटर हैंग कर गया था, इतना डेटा था। मतलब हजारों किताब उनको दे दी, वो सब डिजिटल कॉपी अपलोड हुई, पढ़ाई गई, बताई गई, उसके आधार पर तमाम कमेंट्रियां लिखी गई, वो पढ़ाई गई, तमाम लेजिस्लेशन बने वो पढ़ाए गए, संसार के लेजिस्लेशन पढ़ाए गए, विश्व में कैसे इस तरह के कन्फ्लिक्ट सॉल्व हुए उनको पढ़ाया गया। और उस समय शायद मतलब हम उनमें से 2-4 लोगों में से होंगे इस देश में जिन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर पूरा देखा, पूरा पढ़ा और उस समय कैसे डिबेटें हुई और हम यहां तक कैसे पहुंचे इसको। क्योंकि 370 जब हम कर रहे थे तो हम केवल एक धारा नहीं डील कर रहे थे, हम पाकिस्तान की नजर में एक देश डील कर रहे थे। अमेरिका को भारत को धमकी देने की जरूरत नहीं थी, पहले तो ऐसा नहीं होता था। अभी क्यों वो WTO में चले गए, वो लगातार हमारे ऊपर वॉच किए हुए हैं, वो लगातार चाहे सैंक्शन लगाकर कर रहे हो, चाहे टैरिफ बढ़ाकर कर रहे हो, चाहे उनके वो विदेश मंत्री यहां आकर कह जाते हैं कि हम ही तुमको बचाएंगे। आखिर आज ये क्या हो गया, इस समय क्या हो गया जो उनको हम पर ध्यान देना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है इंडिया इज ए कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न। और अगर आप व्हाइट पेपर पढ़ेंगे, उस समय व्हाइट पेपर पब्लिश किया था, 2 व्हाइट पेपर आए थे, क्योंकि मुझे लगता है कि सरदार पटेल को यह आभास हो गया था कि पंडित नेहरू की अध्यक्षता में ये देश में जो अधिमिलन हो रहा है, जो देश हम यूनाइट कर रहे हैं, इस पर भविष्य में सवाल खड़े होंगे। तो हम जब 370 कर रहे थे तब उस समय ये व्हाइट पेपर ने बड़ा हमारा सहयोग किया, क्योंकि वो पटेल उसको पब्लिश कर गए थे कैसे कैसे क्या क्या हुआ। वो व्हाइट पेपर कहता है कि अंग्रेजी डेटा ये कह रहा है, ईसाई डेटा कह रहा है कि 49% लोग भारत में ईसाई हैं। व्हाइट पेपर कहता है 49% वो और 13% मुसलमान, तो हो गए 62%। अब बचते हैं 38%। जैसे गजेटियर्स की बात सर कर रहे थे, गजेटियर्स को आप अगर पढ़ेंगे ना, मैंने बहुत सारे गजेटियर्स पढ़े देश के, ये सब करते समय मजबूरी थी कि कैसे कैसे चला। तो उसमें फिर उसके बाद वो हिंदू नहीं कहते, वो कहते हैं इतने ठाकुर हैं, इतने ब्राह्मण हैं, इतने फलानी जात के हैं, इतने ढिमाकी जात के, एक एक तालुका को वो जाति से बताते हैं और उसमें वो फिर कहते हैं कि 49% इसमें ईसाई है। जो व्यापारी है उसको पता चला कि हलाल सर्टिफाई होगा तो मुसलमान मेरा चीज परचेस करेगा या मेरी वस्तु खरीदेगा। अब हलाल सर्टिफिकेशन मिलेगा कहां से? तो ये सर्टिफिकेशन देने वाली संस्था भी उनकी बन गई, जमीयत उलेमा हिंद। और जमीयत उलेमा हिंद ने ये सर्टिफिकेशन देना प्रारंभ किया। यह सर्टिफिकेशन आज एक उत्पाद के लिए 60,000 रुपया करीब देना पड़ता है और ये 60,000 रुपया देकर के एक उत्पाद पर सर्टिफिकेशन मिलता है। यानी हल्दीराम के जितने सारे प्रोडक्ट है, कंपनी को कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, प्रोडक्ट को सर्टिफिकेशन है। ये कहा गया है कि कमजोर को आत्मा अर्थात परमात्मा के दर्शन प्राप्त नहीं होते। तो जो शक्ति बोध की हम बात कर रहे हैं, इसका दूसरा सत्र अभी शुरू हो गया है और इसका शीर्षक है वर्तमान परिदृश्य में भारत का शक्ति बोध। और हमारे साथ स्टेज पर जो मंच पर जो आसीन व्यक्तित्व हैं, इनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक प्राथमिकतावश मैं परिचय दे रही हूँ। और आप सबसे विनम्र निवेदन है, करवध निवेदन है, कृपया अपने वाचन को शांत रखें और केंद्र में बैठे हुए व्यक्तित्वों का सम्मान में आप लोग शांति बनाए रखें, ताकि यहाँ जो बैठे हैं हमारे साथ इस भीषण ठंडी में, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान वाचन का हम लाभ ले सकें। आशा है आप सब मेरी बातों का सम्मान करते हुए मंच की ओर अपना ध्यान देंगे।
तो दिनकर जी की बात 2 पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और मंच पर आसीन सभी गणमान्य सदस्यों को नमस्कार करते हुए मंच उनको सौंप दूंगी। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनित सरल हो। तो जो शक्तिमान होता है समय उसी की पूजा करता है और शक्तिमान वही होता है। अभी मंच से गए हमारे सभी महान लेखक, विचारक और बहुत बड़े समाज समर्पित, राष्ट्र समर्पित व्यक्तित्वों ने जो व्याख्या दी है उसके आगे मेरी वाणी बहुत छोटी है, तो मैं उसी को समराइज करते हुए मंच अपने गणमान्य अतिथियों को सौंप रही हूँ। हमारे साथ स्टेज पर अभी विराजमान हैं कर्नल RSN सिंह। ये रॉ के सेवाएं दे चुके हैं, देश के राष्ट्र के लिए रक्षा और रणनीतिक विशेषज्ञ रहे हैं, लेखक तो है ही, और ये राष्ट्र के सुरक्षा के लिए गहन दृष्टि रखते हुए मैं इनके लिए एक श्लोक कहना चाहूँगी। शक्तिस् राष्ट्रस्य प्राणं, शक्ति ही राष्ट्र का प्राण है। और हमारे साथ हैं DK दुबे जी, जो सुप्रीम कोर्ट के स्थापित अधिवक्ता होने के साथ साथ कई शैक्षणिक संस्थाओं के चलाने का भी सम्मान रखते हैं। धर्मस्य रक्षणं शक्त्या भवति, धर्म की रक्षा से ही शक्ति हो सकती है। और रमेश शिंदे जी भी हमारे साथ है, आप सब इनका स्वागत करिए। हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हिंदू जागरण और धर्म संस्कृति के सक्रिय विचारक और संगठनकर्ता। हिंदू जागेगा तो राष्ट्र जागेगा। आज हम एक राष्ट्र है और उन्नति की ओर इसलिए है कि हमारा देश हिंदू बाहुल्य राष्ट्र है, जो सबको अपने में समाहित करके समस्त विश्व के कल्याण की सोचता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। मैं स्टेज इन महान विभूतियों को सौंपती हूँ। थैंक यू पूर्णा जी, थैंक यू सो मच। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके सम्मान के लिए लेके आइएगा मिस्टर अमित गर्ग जी, आपसे निवेदन कृपया पधारें एवं हमारे बीच पधारे हुए कर्नल RSN सिंह साहब आपका पुस्तकों के सेट एवं अंगवस्त्र के साथ में स्वागत करें। श्रीमान अमित गर्ग जी, कर्नल RSN सिंह साहब। थैंक यू। मैं निवेदन करूंगा नवीन जैन जी कृपया पधारें एवं हमारे बीच पधारे हुए एडवोकेट DK दुबे साहब का पुस्तक ही एवं अंग वस्त्र के साथ में स्वागत करें। श्रीमान एडवोकेट DK दुबे साहब। आई रिक्वेस्ट टू आशीष अंशु जी कृपया पधारें एवं हमारे बीच रमेश शिंदे जी पधारे हुए हैं, आपका पुस्तक एवं अंग वस्त्र के साथ में स्वागत करें। आशीष जी। एक बार जरा तालियां जोर से बजा के बताइए आप हैं यहाँ पर। शक्तिबोध की अपनी हमने भारत की सभ्यतागत शक्ति के बारे में इससे पूर्व सत्र में सुना है, और अब हम जो बात करने वाले हैं कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में, बिकॉज हम लोग जब भी बात करते हैं तो पूरे विश्व की बात करते हैं, इस वैश्विक परिदृश्य में भारत का शक्तिबोध कैसा होना चाहिए, कैसा दिख रहा है, क्या हो सकता था, क्या है, और आगे वाले आने वाले सालों में, वर्षों में हम उसको किस प्रकार से देख रहे हैं, देख भी रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, और अगर देख रहे हैं तो उसकी दृष्टि कैसी है, कितनी धुंधली है, कितनी चमकदार है, कितनी साफ है, वो हमें साधकों की नज़र से देखना चाहिए। सो स्टेज इज ऑफ योर्स। मैं सबसे पहले कर्नल RSN सिंह साहब से निवेदन करूंगा, कृपया पधारें। क्योंकि मुझे लगा कि इस बालक ने प्रश्न पूछा और उसका उत्तर हम नहीं दे पाए तो ठीक नहीं होगा, और मैं चाहता था कि मैं अपने समय में ही बात करूं, तो इसलिए फिर रमेश जी आप आइए प्लीज। नहीं, मैं बस उसका उत्तर दे देता हूं कि ये जो इतिहास की पुस्तकें हैं, बहुत बार हम ऐसे आरोप करते हैं कि NCERT चेंज नहीं कर रही है, NCERT चेंज नहीं कर रही है, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि हर स्टेट में SCERT भी होती है। आमतौर पर 70% जो आपका करिकुलम है या पुस्तक का जो लिखावट है
वो केंद्र से आती है, 30% राज्य को अधिकार होता है उसके अंदर बदलाव करने का। और मैं ये हमने करके दिखा, इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। गोवा स्टेट में यही पुस्तक थी जिसके अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए 4 लाइन्स थी, मुगलों के ऊपर 67 पेजेस थे और छत्रपति संभाजी महाराज का 1 लाइन में उल्लेख था, महाराणा प्रताप का 1 लाइन में उल्लेख था। हमने सबसे पहले काम किया, हमारी सारी महिला कार्यकर्ताओं को जो SCRT के वहाँ के प्रेसिडेंट थे उनके पास चूड़ियाँ लेकर के भेजा और हमने कहा कि स्वतंत्र भारत में इतिहास पढ़ा रहे हो तो चूड़ियाँ पहनो, इनको शर्म लगनी चाहिए आपको। और जब बदलाव नहीं हुआ तो मैं गोवा में रहता हूँ, मुंबई गोवा हाईवे हमने तब तक रोक करके रखा जब तक हमें खुद मुख्यमंत्री ने आकर के आश्वस्त नहीं किया कि ये पुस्तक अगले साल बदल देंगे। और आज गोवा की पुस्तक में मुगलों का इतिहास 5 पन्नों में है, छत्रपति शिवाजी महाराज 6 पन्ने हैं, छत्रपति संभाजी महाराज 6 पन्ने हैं और महाराणा प्रताप पर पूरा चैप्टर आ चुका है। तो हम बदलाव कर सकते हैं। सिर्फ हम NCERT पर आरोप करके चुप रहेंगे तो बस ये चर्चा यहीं तक रहेगी, चेंज नहीं होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा विचारक या चिंतक हूँ, मुझे पता नहीं है मुझे सरकार को कैसे सीधा करना है और सरकार से क्या करवा के लेना है, ये मुझे निश्चित रूप से पता है। फैंटास्टिक सर, इसीलिए शक्तिबोध की ये थीम है कि हम समस्या की बात तो करें लेकिन समाधान की बात उससे ज़्यादा करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। कर्नल RS सिंह साहब, सर प्लीज़ बताएं। देवियों और सज्जनों, आपको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। और आज का कुछ दिन ऐसा है कि भरत साहब, प्रोफेसर मक्खन लाल साहब, बाकी महानुभाव, शिंदे साहब, दुबे साहब, मैं इन सब का फैन हूँ। और ये लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं होता जब मैं दुबे साहब को नहीं सुनता। और प्रोफेसर मक्खन लाल, ये लोग वो बुद्धिजीवी हैं, जब कोई नहीं था तब ये थे और वो बहुत मुश्किल दौर था। तो देवी और सज्जनों, देखिए ऐसा है कि आपको मैं एक वाकया सुनाता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ लोगों ने ये तय किया कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रामायण स्टडीज़ होनी चाहिए, कि बहुत सारे विभिन्न प्रकार के रामायण हैं, 50 प्रकार के हैं, ये उनका दलील था। तो सभी ने कहा हाँ 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 होना चाहिए। तो किसी ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई फिर अगर डिपार्टमेंट ऑफ रामायण स्टडीज़ होगा तो डिपार्टमेंट ऑफ कुरान स्टडीज़ भी होना चाहिए। तो फिर एक सन्नाटा था, फिर बहस शुरू हुई। तो जब बहस शुरू हुई तो वहाँ पर एक खान साहब बैठे हुए थे। तो खान साहब से पूछा गया कि वो जो वामपंथी थे, उन्होंने कहा कि खान साहब से भी पूछ लेते हैं। तो खान साहब ने कहा कि नहीं होना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ रामायण स्टडीज़। तो खान साहब ने बोल दिया कि नहीं है तो नहीं है, क्योंकि वो तो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन था। बाद में वामपंथियों को पता चला कि ये खान साहब जो ये हिंदू है। ठीक है। और हमारे रिश्तेदार हैं जो कि खान टाइटल लिखते हैं। और आपको बता दूं कि ये खान इज नॉट ए मुस्लिम टाइटल, ठीक है ना, इट्स अ मंगोलियन टाइटल and it predates इस्लाम। हमारे यहाँ डीजीपी होते थे रामचंद्र खान, ठीक है ना, बिहार के। तो ये देखिए क्या है कि मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा आप सेवा कर सकते हैं कि आप ज्ञान हासिल करें, और ज्ञान हासिल करके आप समाज में और देश में बदलाव ला सकते हैं। अभी एक सज्जन यहाँ पे आए, उन्होंने कहा बरेलवी। मैं आपको बता दूं 60% ऑफ पाकिस्तान इज बरेलवीज। और आज जितने आप ब्लास्फेमी के जो केसेस देख रहे हैं ना पाकिस्तान में, मुमताज कादरी ने उसको मारा गवर्नर को, सलमान तासिर भी वो बरेलवी थे। और जो खादिम रिजवी, तहरीक लबैक,
ये जितनी हिंसा आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर में और बांग्लादेश में, ये सब इसमें बरेलवियों का ही हाथ है। दूसरा, एक पसमंदा का जिक्र आया। लेट मी टेल यू, मोर देन 60% ऑफ बिहार इज पसमंदा। पसमंदा में SC BC सब शामिल है और 60 to 70%। तो ये कहना कि वो हो सकता है उसमें कुछ होंगे ऐसे। हमारे बिहार में जब वो 46 का चुनाव हुआ था तो एक ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है ना। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस 7 सीटें जीती थी उस समय। जाहिर सी बात है कि वो मुस्लिम लीग के साथ वो जानते थे कि उनको पाकिस्तान में उनका क्या हश्र होगा, बट दैट डजंट मीन कि ये वो बस हिंदू परंपराओं को मानते हैं। हमारे दोस्त हैं बहुत सारे, हम इसलिए इतनी कॉन्फिडेंस से हम बात कर रहे हैं। लेकिन बात हम शक्ति बोध की करेंगे। देखिए, यू आर ए $4.3 ट्रिलियन इकोनॉमी टुडे। ये क्या है देवी और सचो? दिस इज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। एक जमाना था जब आप सो कॉल्ड सेक्युलर इकोनॉमी फॉलो कर रहे थे तो हिंदू ग्रोथ ऑफ रिकॉर्ड था 3.2%। आज आप दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है। और ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ कि मुझे इस बात का एहसास है और मुझको महसूस कर सकता हूं कि 2014 के बाद एक रेनेसां देखने को मिला। और वो रेनेसां, मेरा अपना मानना है कि वो रेनेसां का केवल हमने 20 to 30% पोटेंशियल हमने उसको अनलीश किया गया है उसका, और उसका नतीजा आप देखिए। आप 4 पॉइंट, और जिस दिन, और ये इस ट्रैजेक्टरी को मैं ऊपर जाता हुआ देख रहा हूं, इसका कारण है ये रेनेसां आया। हिंदुओं में पहली बार सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, और जब आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, एक छोटी सी मैं बात आपको कहता हूं सेल्फ कॉन्फिडेंस का। आप लोगों वो कपिल का शो देखते हैं ना, वो ह्यूमर वाला जो शो होता है। नहीं, मैं वो आई एम वेटिंग एट समथिंग एल्स। नहीं, वो ठीक है। अभी तो देखा नहीं। हाँ, तो हाँ, बिना देखे तो पता नहीं चलेगा ना। हम आप लोगों को देखते हैं। नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि वो आदमी हर उसमें अपने ही अंग्रेजी का वो मजाक उड़ाता है, ठीक है ना। दिस इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब प्रधानमंत्री साहब का जब चुनाव हो रहा था, ये जब ऐसा बिल्कुल तय था कि वो अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, तो हमारे बहुत सारे अंग्रेजी बोले, यार ये अंग्रेजी कैसा बोलता है, ठीक है ना। आज देखिए, आज दुनिया का सबसे वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड लीडर्स इन द कंट्री, ये आत्मसम्मान आया है। और जब आप में ये आत्मसम्मान आएगा तो चीजें अपने आप दे स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। और आप देखिए इसमें क्या हुआ है कि जो स्टार्टअप्स हुए हैं आपके, ये क्या है? दिस इज अनलीशिंग द हिंदू पोटेंशियल। और क्यों? क्योंकि सनातन वैज्ञानिक है। आज जितनी सनातन और विज्ञान की बात हो रही है, उतना शायद पहले कभी नहीं हुआ था। ये अंधविश्वासी लोग, ये पीपल की पूजा करते हैं। फिर किसी ने कहा कि भाई पीपल ऑक्सीजन देता है तो पूजा करते हैं। ये छठ करते हैं। अरे छठ करते हैं क्योंकि जब वो अल्ट्रावायलेट रेज पानी से छन के आता है तो वो आपके शरीर के लिए लाभदायक होता है। कहते हैं अगर स्किन डिजीज है और प्रॉपरली आप छठ कर लो तो उसका ये। आप कौए को क्यों खिलाते हो?
कि हमारे पूर्वज आते रहे, कौवा का वो मीटिंग सीजन होता है, वो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, ये तमाम चीजें। तो जब ये जो बच्चा जिसने सवाल पूछा, इन लोगों को जब ये मालूम हो रहा है धीरे धीरे कि हमारी परंपरा कितनी गहरी है। उस दिन इनके कार्यक्रम में सुधांशु त्रिवेदी आए थे, तो उन्होंने एक बात कही कि आप दुनिया की कोई रिलीजियस टेक्स्ट ले लो, दुनिया की आप कोई रिलीजियस टेक्स्ट ले लो, आपको कहीं पर क्या मैथमेटिक्स मिलेगा? वी हैव वैदिक मैथ्स, क्या आपको कहीं पे? तो कहने का तात्पर्य यह है कि वी आर द मोस्ट, मैं इस बात को मानता हूं कि जो अवैज्ञानिक है वो कभी सनातन हो ही नहीं सकता है। आपको मालूम है, एक हम सिले हुए कपड़े नहीं पहनते हैं, ऐसा कहा जाए तो सोलर इक्लिप्स में या किसी अंतिम संस्कार, ये जो जोड़ होते हैं ना हमारे सिलाई के, यहाँ सबसे ज़्यादा हानिकारक कीटाणु इसमें होते हैं। इसीलिए पूजा में या अंतिम संस्कार में और इसमें आप सिले हुए कपड़े नहीं पहनते। When मार्को पोलो केम टू इंडिया, आप पढ़िए, वो एक इंडिया, वो जॉन की किताब है कि पूरे पेनिनसुलर इंडिया में उसको एक दर्जी नहीं मिला था। आप नासा, अब जितने मजहबी ग्रंथ के लोग हैं प्रतिनिधि, उनको बिठा दो, पंडितों को, मौलवियों को, ग्रंथी को, पादरी को, और पूछो अगला सोलर इक्लिप्स कब होगा। पंडित आपको 100 साल आगे का भी बता देगा विथ एक्यूरेट टाइम। तो ये जब चीज़ें लोगों को, तो इसका असर सभी जगह पड़ा है, और इसका असर ये हुआ है कि आपकी जो विदेश नीति जो है उसमें फ़र्क पड़ा है। पहले क्या था, इसके पहले 1947 के दौर पे 45 में जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, डीकोलोनाइजेशन हुआ, उसके बाद दुनिया में 2 कंट्रीज़ बने। एक को क्रिएट किया गया इजराइल, और दूसरा को कार्व आउट किया गया। ठीक, जब कार्व आउट किया गया तो जाहिर सी बात कि जो बुर्का वाले विचारधारा का जो इस्लाम था, ऐसा हम थियोरेटिकली बोल रहे हैं, वो पाकिस्तान चले गए। और जिन लोगों ने कहा कि नहीं, हम थियोरेटिकली मैं बता रहा हूं, विच इज एक्चुअली नॉट द केस, कि जिन लोगों ने कहा कि नहीं, हम हिंदुस्तान की मिट्टी, यहाँ की आबो हवा, इसके साथ हम रह सकते हैं, हम कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, यहाँ की इतिहास, यहाँ की भूगोल, यहाँ का सेक्रेट ज्योग्राफी के साथ, द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज गॉट सेक्रेट ज्योग्राफी, उसके साथ वो हिंदुस्तानी मुसलमान उनको होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी एक कंट्रोवर्सी हुआ कि बिहार के चीफ मिनिस्टर ने किसी का बुर्का वो कर लिया। अरे वो बाप तुल्य आदमी है, 75 साल का, क्या उसने कभी ये बुर्का देखा? नहीं, बुर्का भी देखा और बुर्के का ट्रैजेक्टरी भी देखा, और बुर्का और इस्लामिक रेडिकलाइजेशन में बिल्कुल डायरेक्ट संबंध है, क्योंकि हमने उसका स्वरूप, उसका रंग और रूप बदलते देखा है जैसे जैसे फंडामेंटलिज्म है। तो जब ये बन गया, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया, तो हमारी विदेश नीति, हमारी डिप्लोमेसी ये होनी चाहिए थी, इस तरह की होनी चाहिए थी जो कि मेजॉरिटी के इंटरेस्ट में हो। पाकिस्तान डिड इट। हमने क्या किया कि एक दूसरा देश जो बना था इजराइल को, उसको खुश करने के लिए, अपने यहाँ के मुसलमानों को खुश करने के लिए, हमने इजराइल के साथ चुपके तो वो रखा, संपर्क रखा। यहाँ इजरायलीज के लिए एक पूरी कॉलोनी बनाई गई, नाम नहीं लूँगा कहाँ है। तो चुपके हमने रखा कि कहीं वो वोट बैंक ना खिसक जाए। लेकिन आज देखिए, प्रधानमंत्री आज मिडिल ईस्ट के दौरे पे हैं, इथियोपिया, जॉर्डन, इसके पहले, और कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ से उनको हाईएस्ट जो उनका अवार्ड है वो नहीं मिला।
वो क्यों ऐसा हुआ मालूम है क्यों? बिकॉज यू हैव असर्टेड योर हिंदू आइडेंटिटी। मैंने नेपाल पे किताब रखी, मेरी एक किताब है द अनमेकिंग ऑफ नेपाल, 2010 से 12 में मैंने लिखी थी। नेपाल भी आपकी तरफ देखता था। और आपको मैं बता दूं, नेपाल में आपको मालूम है उनका जो आज भी वो जो हिंदी कैलेंडर को फॉलो करते हैं, वो आप वहाँ जो जिस तरह से महिलाएं सिंदूर लगाती हैं वहाँ पे शायद हिंदुस्तान में नहीं लगाती हैं। एंड बाय द वे, ये सिंदूर से एक और चीज़ मुझे याद आ गया, सिंदूर का भी साइंटिफिक ये है, एक्चुअल सिंदूर इट कंटेन्स मर्करी, और मर्करी जो है ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ उसका केमिकल रिएक्शन होता है विच कंट्रोल्स द हार्मोनल चेंजेस। आप समझ रहे हैं? तो उन्होंने कहा वो आपकी तरफ देख रहे थे, लेकिन आप तो पता नहीं कौन सा एक सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़ा हुआ था। और क्या हुआ? नेपाल ड्रिफ्टेड। अब जब ड्रिफ्ट कर गया है तब आप कह रहे हैं कि कैसे वापस लाए, कैसे इसको फिर से हिंदू कंट्री रिक्लेम करें। तो ये क्या है? ये देखिए, आज जब आप अपने आप को, अपने आइडेंटिटी को असर्ट करने लगे हैं तो पूरी दुनिया आपको रिस्पेक्ट कर रही है। और आप इस अगर ट्राजेक्ट्री को रोक देंगे और किसी कारण से, जो कि होगा नहीं, ये रेनेसां को अगर कोई सेटबैक लगता है तो ये जान लीजिए कि यू विल गो 200 ईयर्स बैक। तो हमारा और आपके सामने ये चुनौती है कि इस रेनेसांस के मोमेंटम को मेंटेन करना है। आपने देखा है कितनी बड़ी बात है, आज़ादी के बाद से लेके 60s तक वी वर शिप टू माउथ। हमारे नेता ब्लैकमेल होते रहते थे, आप कुछ नहीं कर सकते थे। आज यू हैव सरप्लस, आपके पास सरप्लस अनाज है। एक वो भी दौर था कोल्ड वॉर के समय, हम कहते थे नॉन अलाइनमेंट, लेकिन क्या हम सच्ची में नॉन अलाइनमेंट थे? आज अगर असलियत में किसी डिग्री तक, टू अ ग्रेट डिग्री, हम लोग नॉन अलाइंड हैं तो आज है। और ये रशिया यूक्रेन वॉर में जो हमने इंडिपेंडेंट पोजीशन लिया, रशिया से के अपने संबंधों के साथ हमने पोजीशन लिया, तमाम धमकियों के बावजूद कि हम आपका ये ट्रेड एम्बार्गो लगा देंगे, वो लगा देंगे, लेकिन आप देखिए तो आपको आज पूरी दुनिया आपको इज्जत दे रही है। और इन सब के पीछे सिर्फ एक ये है। आपको एक और मैं बता दूं, ये बहुत डिस्कस नहीं हुआ है, रेलॉस। हमने रशिया के साथ एक एग्रीमेंट किया है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स। अब क्या है कि रशियन जहाज, आपको ये बता दें कि रशिया का कभी प्रेजेंस नहीं था इंडियन ओशन में, हमने उनको प्रेजेंस दिया। उनको कोई बहरीन में बेस की ज़रूरत नहीं है, डिगो गार्शिया में अमेरिका की तरफ बेस नहीं है। उनके जहाज आएंगे, यहाँ से ऑपरेट करेंगे, अगर रिपेयर की ज़रूरत पड़ी तो मुंबई से चल के कोचीन चले जाएंगे, वहाँ से ये करेंगे। हो सकता है उनके न्यूक्लियर सबमरीन्स भी आ जाए। बदले में उन्होंने हमको क्या दिया है? और एक्सेस टू आर्टिक। और आर्टिक जो है वो मेल्ट कर रहा है। आज एट एन एवरेज 15 शिप्स वहाँ से जा रही हैं। तो आप समझ जाइए कि आपकी नेवी जो है वो एक दुनिया की, एक वर्ल्ड, मतलब एक ग्लोबल नेवी का उसका स्टेचर तैयार हो गया है। देवियों और सज्जनों, मैं आपको क्या बताऊं, एक सैनिक होने के कारण और एक मिलिट्री हिस्ट्री का स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने डिवास्टेशन किया है, वो अगर तीनों लड़ाई आप अगर सम्मिलित कर ले, 47, 48, 65, 71, उससे 3 गुना ज़्यादा हमने उनको आघात पहुंचाया है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट एंड ऑल विदिन मैटर ऑफ आवर्स। और ये क्या था? ये लड़ाई थी PGM प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स की, ये आपके टेक्नोलॉजी की। याद रहे कि कारगिल वॉर में आपको अमेरिकन्स ने GPS का वो देने का मना कर दिया था, इसलिए यू कुडंट एम्प्लॉय द एयरफोर्स फॉर मेनी डेज। हमने काम अपना बनाया, हमने नाविक बनाया, हमारे अपने सैटेलाइट्स हैं। और आप देख लीजिए, और हम जो टू फ्रंट सिचुएशन की बात करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर वाज एक्चुअली ए 2 फ्रंट वॉर, क्योंकि जितना वो सैनिक सामग्री थी पाकिस्तान के पास,
वो सब चाइना के द्वारा सप्लाइड था। तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। वी आर ए न्यूक्लियर पावर, वी आर ए स्पेस पावर, वी आर ए मिलिट्री पावर। तो शक्ति बोध का मैं आपको, आप बताइए कि कोई भी लड़ाई में मेरा अपना ये मानना है, कभी सामग्री के कारण कोई नहीं हारता है, कमी के कारण। 62 में भी आपके पास विकल्प थे। यू हैड अ मच सुपीरियर एयरफोर्स। करेजा चाहिए। किसी ने डरा दिया कि कलकत्ता में बम्बार्डमेंट कर देंगे, लेकिन आज आप देखिए। और शक्ति बोध का, वाई डू यू थिंक ये धुरंधर जो ये मूवी है, इट्स डूइंग सो वेल। आपके अपने लोग अपनी शक्ति में वो प्राइड वो ले रहे हैं। जो अननोन सोल्जर है, एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन में रहने के नाते मैं आपको बता, कुछ चीज़ें आपको बाहर जो लड़ाई का एक अपना सबका पर्सपेक्टिव होता है, और एक होता है जो अंदर की जो लड़ाई है वो निरंतर जारी है। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रॉक्सी वॉर से अभी तक हम इतने दशकों से आहत हो रहे थे, हमने उसी गेम को उल्टा कर दिया, और उसका परिणाम है ये धुरंधर। तो आखिरी में मैं यही कहूँगा कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, हिंदू रेनेसां हो रहा है, बस थोड़ा सा हमको अध्ययन की बहुत ज़रूरत है। और अध्ययन में इसलिए कह रहा हूँ, बहुत लोग कह रहे थे कि हमने बातें बहुत कर ली, अब सल्यूशन पे आ जाइए। आप पहले चीज़ें समझ लीजिए, सल्यूशन निकलेगा उसमें से। लेकिन समझ में तो आए। आपके पूर्वजों ने बताया था निकाह हलाला क्या होता है, किसी ने नहीं बताया। वो तो इसी जनरेशन को मालूम हुआ है ना, अब पिछले कुछ सालों में। दुबे साहब बहुत इस पर काम करते हैं, तो रोज ही प्रोग्राम करते हैं ऐसी चीज़ों पे। तो हुआ क्या है कि अरे ये देखो सारे मजहब में ये लिखा हुआ है, सब शांति प्रेम। ये आपने पढ़ा है कभी? जिस मजहब में निकाह हलाल हो वहां पर प्रेम हो सकता है? 1857 की इन्होंने बात की। देवबंद कैसे क्यों बना था? देवबंद इसीलिए बना था कि मुसलमानों ने कहा कि हमको इसलिए हमारी पराजय हुई 1857 में, क्योंकि हमने अपने हिंदू इन्वायरमेंट से हमने समझौता कर लिया था। इसलिए रास्ता है कि कट्टरपंथ का रास्ता, एक ही रास्ता है, कट्टरपंथ का रास्ता अपनाओ। दैट इज हाउ देवबंद वाज क्रिएटेड। और जैश ए मोहम्मद क्या है? इट्स अ देवबंदी ऑर्गेनाइजेशन। जमायते इस्लामी जो पाकिस्तान में आपके हिंदुओं को मार कर रहा है, उनका संबंध किससे है? मदर ऑफ ऑल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जमायते इस्लामी, देवबंदी कनेक्शन। बरेलवियों का स्पिरिचुअल सस्टेनेंस कहाँ से है? हिंदुस्तान से। सो वी आर द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इस्लामिक रेडिकलिज्म। आइडियोलॉजी हम देते हैं, वेपनाइज पाकिस्तान करता है उसको। क्या हम में ये करेज है इसको एड्रेस करने की? दूसरी बात आखिरी में, हम तो कई टीवी चैनल पे दुबे साहब भी जाते हैं, मैं हमेशा पूछता हूँ कि ये जितने हमारे मुस्लिम पैनलिस्ट होते हैं कि अच्छा ठीक है आप बताओ कि आप इसकी भर्त्सना करते हो इस आइडियोलॉजी की, गजवाए हिंद की। एक नहीं बोलता गजवाए हिंद। तो अगर उनके स्क्रिप्चर्स में गजवाए हिंद अगर लिखा हुआ है, गजवाए ब्रिटेन नहीं है, गजवाए जर्मनी नहीं है, उनके यहाँ भी मंच से मैंने ये बोला था, तो फिर गजवाए इस्लाम कहाँ से शुरू होगा सर? आप अपने आप को तो बचाओगे ना। द एनिमी इज वेरी क्लियर, उसने ऑब्जेक्टिव बोल दिया, गजवाए हिंद आपको डिस्ट्रॉय करना है। तो जो डिस्ट्रॉय कर रहा है उस हथियार को तो आप एड्रेस करोगे ना। तो वेयर इज द एम्बिग्विटी इन दिस? फिर इसमें सवाल क्या किए, लेस मुस्लिम, ये इसको ये किया जा सकता है, ये कट्टर है, ये उस शेड का नहीं है, उस शेड का नहीं, फिर वो सवाल ही नहीं उठता है फिर। तो मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। आगे जो भी सवाल आएंगे फिर आप लोगों से चर्चा होगी आगे। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जो एम्बिग्विटी की बात आपने की, सत्र के बाद में सत्र के बाद में Q&A रखेंगे, आप अपने प्रश्न पूछिए। सो जिस तरह से मैं अपने लगभग 1000 डाटा हम लोगों ने किए
चार शब्दों के साथ जंगूत की भी भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्ष, ऐसे ही हमारे साथ एक वक्ता है तो ऐसे ही चार शब्दों के साथ हम अपने हर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जब हम धारा 370 की बात करें, जब हम कश्मीर की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो बहुत सारी बातें अंतर्निहित हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, इन चार शब्दों के साथ अपने हर कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले I would like to request Advocate D.K. Dubey साहब, please come. मंच पर विराजमान कर्नल RSL सिंह साहब, मैं जब ये काम करना शुरू किया, हमने 15 साल पहले राष्ट्रीय मंचों पर आए, उससे पहले भी मैं उनको फॉलो करता था। रमेश शिंदे साहब से हमारी कई बार बात हुई। ऐसे रमेश शिंदे साहब एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और सभी मेरे ख्याल से यहाँ प्रबुद्ध जन के साथ साथ राष्ट्र की चिंता करने वाले लोग हैं। भारत कैसा हो, ये एक शब्द मोहम्मद ने बताया था, और मोहम्मद ने जब ये कहा गजवाए हिंद, जैसा कर्नल साहब ने कहा कि गजवाए हिंद जब होगा तब मुझे लगेगा कि इस्लाम में कुछ काम हुआ, क्योंकि ठंडी हवाएं उधर से आती हैं। ये जो ठंडी हवाएं भारत से उस समय पर जाती थीं, इस पर विचार करना चाहिए कि ये ठंडी हवाएं आखिर मोहम्मद को लगी कैसे या विश्व को लगी कैसे। ये ऐसे लगी क्योंकि उस समय जो गुप्त काल की चर्चा होती है, हम मेरे ख्याल से सबसे कम गुप्त काल पर काम हुआ हमारे देश में, जिस पर होना चाहिए था सबसे ज़्यादा, और वो भारत का महान समय कहा जाता है, जिसमें कुछ राइटर्स लिखते हैं कि इकोनॉमी 30% से कभी कभी 70% तक भारत में थी। हम अगर 30 और 40% भी पकड़ के चलें, विश्व की 30% इकोनॉमी भारत में थी और भारत का स्ट्रक्चर था। तो जैसे आज की तारीख में एक डायबिटीज़ को लेकर कुछ चल रहा है कि रिवर्स द डायबिटीज़, लोग डायबिटीज रिवर्स की बात करेंगे, रिवर्स हो सकती है। सो वी हैव टू कम रिवर्स, लेकिन उसके साथ आज की तारीख में हवाएं आनी चाहिए, और आज का जो माहौल है उसको पहले से समझना चाहिए। जो मुझे समझ में आया, बहुत सारे प्रकार के थिंकर्स होते हैं, और हम जब ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं, शास्त्रों की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि हिस्टोरिकल थिंकर है, जो हिस्ट्री के हिसाब से सोल्यूशन निकालते हैं और हिस्ट्री को फॉलो करते हुए सामने आते हैं। कुछ फिलोसफिकल थिंकर होते हैं, दे थिंक दैट व्हाट इट इज एंड व्हाट ओट टू बी, क्या है और क्या होना चाहिए। ये वो सारा विचार मंथन उनका उसी पर चलता है कि आज ये है, इसमें अगर ये हो जाए तो अच्छा होगा, और फिलोसफी के आधार पर, कुछ लोग हिस्ट्री के आधार पर। सोशल थिंकर होते हैं, सोसाइटी को कैसे समझा जाए और सोसाइटी को कैसे सही किया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। और एक थिंकर जिनको कहा जाता है रियलिस्टिक थिंकर। रियलिस्टिक थिंकर हम उसको कहते हैं जो रियल टाइम में इन डेप्थ प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम का उस समय सोल्यूशन निकाला जाता है विद द राइटिंग ऑफ, उसमें हिस्ट्री भी लिखी जाती है, उसमें फिलोसफी भी लिखी जाती है, और उसमें सोशलॉजी भी लिखी जाती है, जिसको हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग उसको सवाल खड़े कर सकते हैं, बट रियलिस्टिक स्कूल का मतलब ये होता है कि जब कोई केस इन डेप्थ चर्चा के बाद, शस्त्रार्थ के बाद लिखा जाता है, तो हम ये कहते हैं कि ये रियलिस्टिक स्कूल के लोग हैं। इसको आज की तारीख में हम सुप्रीम कोर्ट कह लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजन पाक्षिक हमको अच्छे खराब लग सकते हैं, लेकिन मोस्टली जब वो लिखते हैं तो एक प्रॉब्लम को 1000 पेज में लिखते हैं। वो एक प्रॉब्लम सोल्यूशन तो हमें सुनने को मिलता है, ये कह दिया, लेकिन 1000 पेज वो लिखते हैं कि किस सदी में क्या हुआ था, उससे चलते चलते कहाँ पहुंचे, पुराने जजमेंट कैसे थे, लेजिस्लेशन क्या कह रहा है, तमाम तरह के थिंकर क्या कह रहे हैं, तमाम तरह की बुक्स क्या कह रही हैं। जब हम 370 कर रहे थे तो आप विश्वास मानिए जितनी डेटा हमने उनको दिया था, हमारा खुद का कंप्यूटर हैंग कर गया था, इतना डेटा था। मतलब हजारों किताब उनको दे दी, वो सब डिजिटल कॉपी अपलोड हुई, पढ़ाई गई, बताई गई, उसके आधार पर तमाम कमेंट्रियां लिखी गई, वो पढ़ाई गई, तमाम लेजिस्लेशन बने, वो पढ़ाए गए, संसार के लेजिस्लेशन पढ़ाए गए, विश्व में कैसे इस तरह के कन्फ्लिक्ट सॉल्व हुए उनको पढ़ाया गया। और उस समय शायद मतलब हम उनमें से 2-4 लोगों में से होंगे इस देश में जिन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर पूरा देखा, पूरा पढ़ा, और उस समय कैसे डिबेटें हुई और हम यहां तक कैसे पहुंचे इसको। क्योंकि 370 जब हम कर रहे थे तो हम केवल एक धारा नहीं डील कर रहे थे, हम पाकिस्तान की नजर में एक देश डील कर रहे थे। 370 का मतलब वो एक 420 शब्दों की धारा नहीं थी, उसमें 420 शब्द हैं, वो 420 शब्दों की धारा नहीं थी, उसका अपना एक इतिहास भूगोल था और भारत का इतिहास भूगोल था। जब 370 पर जजमेंट लिखा सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन्होंने वो सारे एक्सट्रैक्ट निकाल कर लिखे
जो रेफरेंस थे कि किस राइटर ने किस काल में क्या कहा, राजतरंगिणी क्या कह रही है, उस समय के रूलर क्या कह रहे हैं, और करते करते यहां तक आए। जो हमने काम किया था वो सुप्रीम कोर्ट को दिया। उसका जो जजमेंट आया उसमें कुछ चीजें हमको अच्छी खराब लग सकती हैं कि भाई उसमें 5 ऑथर हैं, 5 ऑथर अपने अपने तरह से लिखते हैं और अलग अलग तरह से लिखकर वो अपनी बात को घुमाकर दूसरे तरह से लाते हैं। ऐसा भी है कि कल मैंने परसों एक स्टेटमेंट कोर्ट का वो कोट किया था और उसमें हमने कहा कि भाई प्रॉब्लम तो मुसलमान की थी और लिख दिया पूरा हिंदू शास्त्र। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में लिख दिया कि भाई ये तो उन्होंने कहा कि ये कुरीति है, ये कुरीति मुसलमानों में कैसे आई दहेज की। वो तो मेहर लेने वाले लोग हैं, मेहर देते हैं, जहां महिला को उल्टा देते हैं वो ले कैसे रहे हैं, तो ये हिंदुओं की कुरीति है। और उस पर जज साहब ने अपना जो उनका उद्गार था वो सारा लिख डाला 40 पेज में। और कहां से लिखा, ये सवर्णों से शुरू हुआ था और इनमें आ गया और उनमें आ गया और उनमें आते आते फिर मुसलमानों में आ गया। उन्होंने मेहर पे नहीं लिखा दैट वाज द सेल प्राइस, लेकिन उन्होंने वो लिखा। तो ये जो थिंकिंग का तरीका है, जो सोचने का तरीका है, वो कोर्ट का अपना तरीका है। और उस स्कूल को हम रियलिस्टिक स्कूल करते हैं। तो हम जब सोल्यूशन निकालने बैठे तो मुझे लगता है कि रियलिस्टिक स्कूल मेरी नजर में ज्यादा परफेक्ट है, क्योंकि हम इन सबको समाहित करते हुए कोई जजमेंट लिखते हैं। और रियलिस्टिक थिंकिंग को अगर हम गहराई में जाते हैं आज की तारीख में कि भारत को कैसा होना चाहिए, तो भारत जब दिखेगा, जब ठंडी हवाएं विश्व के सामने आएंगी, तब भारत का शक्तिबोध उनको होगा। जो अभी, जैसा कर्नल साहब ने कहा, जो अभी होने लगा है, अमेरिका को भारत को धमकी देने की जरूरत नहीं थी। पहले तो ऐसा नहीं होता था। अभी क्यों वो WTO में चले गए? वो लगातार हमारे ऊपर वॉच किए हुए हैं। वो लगातार चाहे सैंक्शन लगाकर कर रहे हो, चाहे टैरिफ बढ़ाकर कर रहे हो, चाहे उनके वो विदेश मंत्री यहां आकर कह जाते हैं कि हम ही तुमको बचाएंगे। आखिर आज ये क्या हो गया, इस समय क्या हो गया जो उनको हम पर ध्यान देना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है इंडिया इज ए कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न। हम जब उनके सामने कुछ थे नहीं तो हम पर वो ध्यान नहीं देते थे, उनको जरूरत भी नहीं थी। लेकिन आज भारत रिनाइसेंस में है। भारत पिछले 10-12 साल में जिस प्रकार से भारत ने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू किया और फेस टू फेस बात करनी शुरू की, और हमने ये बताना शुरू किया कि हम हैं, आप हमको इग्नोर नहीं कर सकते। आप हमारा विरोध कर सकते हो, हमारे साथ चल सकते हो, हमको इग्नोर करके विश्व नहीं चल सकता। अब उन फील्डों पर, जो फील्डें हमको आवश्यकता है कि किन किन फील्डों पर हमको काम करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। प्रोफेसर मक्खनलाल अभी मतलब मैं उनको बहुत दिनों से फॉलो करता हूं, और पीछे भरत साहब ने भी कहा कि हमारे यहां संप्रदाय परिवर्तन होता रहा है, एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कुछ हो रहा हो। वो अलग बात है कि कुछ संप्रदाय अब ऐसे आ गए हैं जो कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है। जो कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है, प्रॉब्लम उनसे, बाकी सी समस्या नहीं है भारत में। इसलिए हिंदू लॉ की परिभाषा में भी जब हमने हिंदू के 4 कानून बनाए, उनमें हिंदू की परिभाषा दी, और उस परिभाषा को नेगेटिव परिभाषा के रूप में कहा जाता है। वो कहा जाता है जो कहता है कि मैं मुसलमान हूं, जो कहता है मैं ईसाई हूं, जो कहता है कि मैं यहूदी हूं, जो कहता है कि मैं पारसी हूं, उसको छोड़कर हिंदू है। यह भारत की परिभाषा है हिंदू की। यह कानून में बाकायदा 1956 में पास हुई, और यही परिभाषा आज भी कोर्ट में चलती है कि जो ईसाई नहीं है, जो पारसी नहीं है, जो यहूदी नहीं है, जो मुसलमान नहीं है, वो हिंदू है। उसमें कहीं उसने नहीं कहा कि बौद्ध है, कि जैन है, कि वो है, कि वो, ये सब हिंदू है। हिंदुओं के अंदर के संप्रदाय परिवर्तन होते रहे, कभी शैव, कभी वैष्णव, कभी बौद्ध, कभी जैन, ये होता रहा। शासक आया, शासक की एक थ्योरी थी, उस थ्योरी पर उसने काम करना शुरू किया, उसने गुरुकुलों पर काम करना शुरू किया, उसने देश के इंटेलेक्चुअल वर्ग पर काम करना शुरू किया। उसने एक एक व्यक्ति पर काम नहीं किया, उसने इंटेलेक्चुअल वर्ग पर जो पीढ़ियां आ रही हैं उन पीढ़ियों को पढ़ाना शुरू किया। जैसे उस सिस्टम को रिवर्स करने वाले, जब मैकाले पद्धति की हम बात करते हैं तो भारत में सहयोग के रूप में, हालांकि बड़े रिनेसेंस के जनक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन मैं उनको जब अध्ययन करता हूं राजा राम मोहन राय को, तो मुझे लगता है कि ये रिवर्स करने वाले थे। वो हमारी पद्धतियों को रिवर्स करने के लिए सहयोगी केशव चंद्र सेन और ये वो पूरी एनजीओ गैंग हुआ करता था उस समय। तो जो विषय है वो ये है कि विश्व में भारत दिखाने के लिए जो हमारे पूर्वजों ने किया, अशोक आया,
अशोक को लगा कि भाई जो इस समय का सिस्टम है, इस सिस्टम में मैं फिट नहीं बैठता, और मैं अगर यहां बैठा रहूंगा तलवार की दम पर, तो तलवार की दम पर मैं बैठ सकता हूं, लेकिन शत्रुता खत्म नहीं हो सकती। उन्होंने वो रॉक पिलर्स बनाने शुरू किए, उसने एक धम्म शुरू किया, और उसने कहा ये चलेगा भाई, समय लगेगा, ये चलेगा। 8 वर्ष तक वो बाहर पहाड़ियों पर रहा, और धीरे धीरे करके उसने परिवर्तन करना शुरू किया, समितियां करनी शुरू की, जो जो कर सकता था वो कर रहा। मुसलमान आए तो उन्होंने इस्लाम को यहाँ स्थापित किया, करने की कोशिश करी। ईसाई आए तो जो लोग भी कहते हैं वो अंग्रेज यहाँ शासन करते थे, वो परिभाषा में नहीं मानता। वो अंग्रेज नहीं थे, वो ईसाई थे। वो ईसाई इराक कहना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अंग्रेज कहने से लिंग्विस्टिक भाव आता, ईसाई कहने से पूरे सांप्रदायिक परिवर्तन की बात दिखाई देती। और अगर आप व्हाइट पेपर पढ़ेंगे, उस समय व्हाइट पेपर पब्लिश किया था, 2 व्हाइट पेपर आए थे, क्योंकि मुझे लगता है कि सरदार पटेल को यह आभास हो गया था कि पंडित नेहरू की अध्यक्षता में ये देश में जो अधिमिलन हो रहा है, जो देश हम यूनाइट कर रहे हैं, इस पर भविष्य में सवाल खड़े होंगे। तो हम जब 370 कर रहे थे, तब उस समय ये व्हाइट पेपर ने बड़ा हमारा सहयोग किया, क्योंकि वो पटेल उसको पब्लिश कर गए थे, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। वो व्हाइट पेपर कहता है कि अंग्रेजी डेटा ये कह रहा है, ईसाई डेटा कह रहा है कि 49% लोग भारत में ईसाई हैं। व्हाइट पेपर कहता है 49% वो और 13% मुसलमान, तो हो गए 62%। अब बचते हैं 38%। जैसे गजेटियर्स की बात सर कर रहे थे, गजेटियर्स को आप अगर पढ़ेंगे ना, मैंने बहुत सारे गजेटियर्स पढ़े देश के, ये सब करते समय मजबूरी थी कि कैसे कैसे चला, तो उसमें फिर उसके बाद वो हिंदू नहीं कहते, वो कहते हैं इतने ठाकुर हैं, इतने ब्राह्मण हैं, इतने फलानी जात के हैं, इतने ढिमाकी जात के, एक एक तालुका को वो जाति से बताते हैं, और उसमें वो फिर कहते हैं कि 49% इसमें ईसाई है। अब वो ईसाई किसको कहते हैं? वो ईसाई कहते हैं जिनको वो किसी न किसी माध्यम से डिटैच करवा चुके हैं। अभी वो उनको फॉलो नहीं करते, लेकिन वो सरकार को फॉलो करते हैं। तो सरकार का मानना यह है कि वो ईसाई सरकार है, और हमको फॉलो करने का मतलब वो ईसाई हो गया है। क्यों? क्योंकि सरकार जहां कहीं भी कलेक्ट्रेट बनाती है, वहां एक चर्च बनाती है। आज जो चर्च की समस्या है ना पूरे देश में, ये आप देखिए, मिलिट्री कैंप होगा, वहां एक बड़ा सा चर्च होगा। जहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस होगा, पुराने 47 से पहले के जो कलेक्ट्रेट होंगे, वहां एक चर्च होगा। वहां पर मिशनरी का स्कूल होगा, वहां पर मिशनरी का एक अस्पताल होगा। किसी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, जहां पर उन्होंने फैक्ट्री लगाई होगी, उस फैक्ट्री में एक चर्च होगा। सरकारी, मतलब सरकार ने चर्च बनवाया, सरकार ने उसको अपने अधीनता में कहा भाई यहां पर फैक्ट्री लग रही है, तो सबसे पहले चर्च बनेगा, और चर्च बनने के बाद जो लोग भी आएंगे, वो उनकी जो गुड फेथ है, उनकी जो लॉयल्टी है, वो इस बात पर निर्भर करेगी कर्मचारियों की, वो चर्च कितना जा रहे हैं। तो जिनको इकोनॉमिक कारण ढूंढने थे, वो चर्च जाना शुरू कर दे। चर्च जिसने जाना शुरू कर दिया, या उस तरफ, हमारी तो आदत है, हम तो वो डस्टबिन में भी अगर शेर बना हो तो एक बार ना पता हो तो अपना सर झुकाकर निकलते हैं कि भाई पता नहीं क्या है, पता लग जाए कि डस्टबिन है तो बात अलग है। अन्यथा हम तो इतने सहिष्णु हैं कि वहां पर मैं एम्स में गया, तो वहां एक नया कई साल हो गए, नया वो बना था शौचालय, और उसमें 2 बाहर शेर लगे थे, बड़ा अच्छा था। तो एक टेम्पो से कुछ लोग उतरे, महिलाएं बड़ी परेशान थी, और उन्होंने वो मत्था टेका और अंदर, तो हमें लगा कि ये तो वॉशरूम है, लेकिन उनको नहीं मालूम था, क्योंकि वो शेर बने थे, वो अच्छा सा स्ट्रक्चर बना, तो उनको इसके अंदर मंदिर होगा, बाहर तो ये शेर बने हैं, तो कुछ इंडिकेशन है। हम तो उस तरह के लोग हैं कि हम तो इतने सहिष्णु हैं। तो हमारे यहां अगर उसने कह दिया कि चर्च, मतलब एक इशारा हो गया कि चर्च जो जा रहा है वो हमारा गुड फेथ में, तो उसने कहा उसमें क्या होता है, हम तो इसमें भी कर लेते हैं भाई, हमारे पास इतने सारे देवी देवता में एक और सही है, ठीक है मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उनकी परिभाषा यह थी कि जिसने हमसे संपर्क करना शुरू कर दिया और यह विधि अपना ली है, वो ईसाई हो गया है। और अगर नहीं हो गया है तो यह हो जाएगा, क्योंकि इसको मेरी लॉयल्टी अगर हासिल करनी, तो किस आधार पर? उसके काम के आधार पर नहीं, उसकी ईसाइयत के आधार पर वो कितना हमारी तरफ अट्रैक्ट होता है। इसलिए वो डेटा में लिखता है कि 49% लोग भारत में, जब हम जनगणना 41 की कर रहे हैं, तो वो क्रिप्टो क्रिश्चियन हो चुके हैं, यानी कि या तो क्रिश्चियन हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं। इनको हम बना लेंगे। उनका एजेंडा यहां से धन ले जाने के अलावा हिंदुस्तान को अपने लिए तैयार करना था, जैसा भी प्रोफेसर साहब ने उस समय कहा। और इसका इलस्ट्रेशन अगर आप देखेंगे तो कनाडा के अंदर जो नेटिव इंडियंस की वो मिली हैं कब्रें, एक 1000 कब्रें एक स्कूल के नीचे, तो उन्होंने कन्वर्जन किया, कन्वर्ट जो नहीं हुए उनको मार के वहीं गड़ा दिया, और बाकी को उन्होंने परिवर्तित कर लिया।
ऐसे उन्होंने उधर कन्वर्जन किया। भारत की खास बात थी कि हमारी जो जाति व्यवस्था है, जैसा भाई साहब ने कहा, जाति व्यवस्था, अगर हम न्याय दर्शन पढ़ते हैं तो वहां एक जाति विग्रह शब्द इस्तेमाल होता है। उनकी जो पॉइंट है, जाति विग्रह का मतलब है एक प्रकार के वर्ग को, एक प्रकार के प्रोडक्ट को जाति कहा जाता है, फिर उसका संवाहक बना जो लोग वो काम करते हैं वो उस जाति के हैं। जैसे कोई सोने का काम करता है तो सोना एक जाति है, वो प्रोडक्ट है। अब ये सोने का काम करने वाले जो समुदाय हैं वो फिर हमने बाद में लेटर ऑन उनको उनकी जाति, वो भूल गए कि वो सोना है, लेकिन हम उनको सुनार तो कहने लगे, काम वो करें ना करें लेकिन हम उनको सुनार कहने लगे। ये हमारे यहां थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। ये विषय जो विश्व के सामने 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं सदी तक रहे और इकोनॉमी हमारी उस समय टॉप क्लास की अपने आप थी, किसी ने कुछ किया नहीं था, वो अपने आप थी, क्योंकि हम इंपोर्टर थे ही नहीं, हम एक्सपोर्टर हैं केवल। आप देखिए 9वीं सदी तक चले जाइए, हम सिर्फ एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर हैं नहीं, हमको लेते ही नहीं विश्व से। और कुछ लेते हैं, जब मुसलमान आए तो वो हथियार उतियार, घोड़े घोड़े उन्होंने लेने शुरू करे, क्योंकि उनको यहाँ कत्लेआम करना था, बाकी हमने कुछ नहीं लेना था। और ये सारा जब हम अंदर घुसते हैं, जो विश्व के सामने शक्तिबोध की बात आती है, तो पूज्य रज्जू भैया ने एक बात कही। उन्होंने कहा, भाई देखो, हम अपनी सोसाइटी अच्छी कर लेंगे जो हम काम कर रहे हैं। जैसे आज संघ पंच परिवर्तन पर काम कर रहा है कि हम अपनी सोसाइटी अच्छी कर लेंगे, हम सब ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल रेगुलेट हो जाएंगे, सब अच्छे हो जाएंगे, हम सबकी घर वापसी भी करवा लेंगे। मैं मान के चलूं सबकी घर वापसी करवा लूंगा, क्योंकि भारत में ये 5 बार एटलीस्ट हुआ है। कभी सब शैव हो गए, कभी सब वैष्णव हो गए, कभी सब बौद्ध हो गए, कभी सब ये हो गए, ये 5 बार हमने देखा है। शासक आया और उसने परिवर्तन करना शुरू किया तो उसने 50 साल में ठीक कर लिया। अभी भी वैसे ही चल रहा है, कुछ जो ये रिनाइसेंस चल रहा है ना 12 साल में, ये वैसे ही चल रहा है कि लोग खुलकर आकर अब बोलने लगे। हम जब शुरू में मेरा एक चैनल हमने 2006-7 में जब यूट्यूब नया नया आया था, तो 2011 में बंद करवा दिया था। उसमें 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे उस समय। इसलिए बंद करवा दिया था कि हम बोलते थे, वो उनके अनुसार नहीं होता था कि तुम सब गलत बोलते हो, तुम्हें इतिहास नहीं मालूम, ये सब गड़बड़ बातें करते हो। अब वो वही चैनल, अब लोग कहते हैं नहीं आप ठीक बोल रहे हो, क्योंकि माहौल बदल चुका है, देश में परिवर्तन आ रहा है, इसलिए आज चीजें लोगों को हमारी स्वीकार्य होने लगी। उस समय स्वीकार्य नहीं होती थी सरकारों को या इनको उनको। तो ये जो परिवर्तन देश में आ रहा है आज, उसको अगर कनेक्ट पीछे से करते हैं तो मुझे एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान में आती है, वो ये है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन पर काम कर रहा हूं और उस कॉन्स्टिट्यूशन में हम एंशिएंट कॉन्स्टिट्यूशन टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा एक कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आर्टिकल, उस आर्टिकल में अलग अलग समय पर क्या व्यवस्था रही। तो हम फंडामेंटल राइट पर काम कर रहे थे और मैंने कई स्कॉलर लगाकर, कई प्रोफेसर लगाकर ढूंढने की कोशिश की कि आखिर फंडामेंटल राइट पीछे कैसे थे हमारे एंशिएंट इंडिया में। हमको मिले ही नहीं, है ना अजीब सी बात। फंडामेंटल राइट का पोर्शन हमको नहीं मिलता है, और अगर राइट का पोर्शन मिलता है तो फॉलो योर ड्यूटी, यू हैविंग अ राइट टू फॉलो योर ड्यूटी, ऐसे हमको मिलता है। हमको सीधे फंडामेंटल राइट कहीं नहीं मिलते। हम ये मानकर चले, जैसे मनु संहिता की भाई साहब ने प्रोफेसर साहब ने बात की, तो मनु संहिता में हमने पहली बार पीनल एक्शन लेने शुरू किए। मतलब हम एनालिटिकल पहली बार हुए जब मनु आए। उससे पहले हमें वो भी जरूरत नहीं, राजा भी अपने दायित्व का निर्वहन करेगा, ये उसका राइट है। राजा के पास भी राइट नहीं है, अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा, वो राइट है, और उसको लेजिस्लेशन बनाने का भी राइट नहीं है। राजा को लेजिस्लेशन बनाने का राइट नहीं है। अब जिस देश में राजा को भी, यानी कि सरकार को भी कानून बनाने का राइट ना हो, कैसी सोसाइटी रही होगी। तो जब हम फंडामेंटल राइट ओरिएंटेड से पीछे गए तो मालूम पड़ा ड्यूटी ओरिएंटेड समाज है, और ड्यूटी ओरिएंटेड समाज में सिर्फ मेरा कर्तव्य है, और कर्तव्य को ब्रीच करना पश्चाताप का सिन है, पाप है, और पाप का प्रायश्चित एक सलूशन है, और वो मैं खुद करूंगा। मैं अपने ऊपर सजा खुद तामील करूंगा कि मेरी सजा क्या होनी चाहिए। राजा राज्य छोड़ दिया करते थे, लोग अपना काम छोड़कर वनवास कर लिया करते थे, जंगलों में चले जाते थे कि भाई ये हमारा प्रायश्चित है, या मैं ऐसे करूंगा, इसको रिवर्स कैसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसी व्यवस्था हमको मिलती है। पर आज चूंकि व्यवस्था पूर्ण रूप से बदल चुकी है,
लेकिन फिर भी क्या हम बुद्धिजीवी वर्ग अपने बच्चों को, अपने भविष्य को भारत समझा सकते हैं? क्योंकि जो मेन चीज है वो स्किल डेवलपमेंट नहीं है। हम उधर जब अंदर घुसे तो हमने ये ढूंढने की कोशिश की कि भाई शिक्षा क्या है भारत की। तो वो कहता है कि पहले ये वेदांग पढ़कर आओ, ये बेसिक क्वालिफिकेशन है। वेद पढ़ने का तुम्हें अधिकार नहीं है, शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं, क्योंकि वो पढ़ना पड़ेगा पहले। और वो पढ़ाकर वो वहां लेकर जाता है। तो सवाल यहां पर ये पैदा हो रहा है कि उस समय वो गुरुकुलों में पढ़ा क्या रहे थे? गुरुकुलों में उस समय की जो शिक्षा थी, उस शिक्षा से विमुख होना ही भारत के लिए सबसे बड़ा संकट है। और स्किल कौन सिखा रहा था? शास्त्र कहता है कि 16 वर्ष की आयु तक पिता अपने पुत्र को अपना पूरा व्यवसाय सिखाएगा, और पुत्र अगर कई बार पूछता है तो भी उस पर गुस्सा नहीं करेगा। उसका काम है कि उसको स्किल्ड करना। जो हम जाति विग्रह की बात कर रहे हैं कि एक जाति वो सुनार की है, लोहार की है, बढ़ई की है या मिट्टी की है, जो एक जाति है उस जाति का जो व्यापार है वो व्यापार उसका पिता और उसका परिवार उसको पारंगत करेगा। इसके लिए उसको गुरुकुल या विद्यालय जाने की जरूरत नहीं है। और पिता से अच्छा टीचर कौन हो सकता है? हमने पीछे एक सर्वे करने की कोशिश करी। हम वक्फ पर काम कर रहे थे और पिछले 4 साल से वक्फ ही हमारे पास विषय था, वक्फ पर काम कर रहे थे। तो देश में प्रवास करते समय हमने ये ढूंढने की कोशिश की कि ये पता करो कि ये यूनिवर्सिटियों से जो बड़ी बड़ी प्रोफेशनल डिग्रियां लेकर आते हैं, इनमें कितने % लोग अपनी डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो पता लगा केवल 15%। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर 15% लोग केवल उसका इस्तेमाल करते हैं। 85% लोग अपने पिता का व्यवसाय करते हैं। आके क्यों करते हैं पिता का व्यवसाय? क्योंकि पिता से वो बचपन से सीखता आया, जो उसके लिए तो वो तैयार था, उसको कुछ करना ही नहीं था, उसको केवल आकर पिता के साथ खड़े होना था और थोड़ा थोड़ा वो सीखता आया था, बचपन से देखता। अब उसको थोड़ा सा उसमें स्पेशलाइजेशन करनी थी, होना था। मैं एक पिछले हफ्ते की बात है, एक आईटी इंजीनियर और उनके पिता का देहावसान 2 साल पहले दुर्भाग्य से हो गया। मैं उनके साथ प्रिंटिंग का काम करवाता था। मैंने उनको फोन किया उसी नंबर पर, तो बेटे ने उठाया। हमने उससे कुछ डील वील हो रही थी। हमने कहा यार वो तुम्हारे पिताजी चले गए तो तुम अब ऐसी बात कर रहे हो। तो उसको इस बात का अहंकार था कि भाई साहब मैं इंजीनियर हूं। तो हमें लगा कि इससे मिलना चाहिए। तो हम रोशनारा रोड मिलने गए। हमने उनसे पूछा भाई कि क्या है और तुम ये दुकान पे क्यों बैठे हो? बोले भाई साहब मैं ये वहाँ अमेरिका में रहा, फलानी जगह रहा, ढिमाकी जगह रहा, दुनिया भर की उन्होंने अपना इतिहास बताया। फिर हमने कहा इसमें क्यों आ गए? तो उन्होंने कहा इसमें ज़्यादा प्रॉफिट था। तो हमने कहा कि इसमें तो तुमने सीखा भी नहीं। बोले ये तो मैं बचपन से देख रहा हूँ। तो हमने कहा उस डिग्री का क्या हुआ? बोले भाई साहब बताने के लिए, समाज में, सोसाइटी में बताने के लिए अच्छा है कि भाई मैं इंजीनियर था, मैं यूएस की फला कंपनी में काम करता था, यहाँ काम करता था, वहाँ काम करता था, लेकिन फाइनली वो अपने पिता का व्यवसाय कर रहा है। भारत की इकोनॉमिकल जो बैकग्राउंड है वो इस तरह का है। अब शिक्षा क्या बची? फिर गुरुकुल क्यों चलाने जब ये सब हो ही जाएगा? तो घर में ही सब सीख लेना है उसने कि कैसे बनेगा, कैसे चलेगा, क्या चलेगा। तो फिर अब उसने सीखना क्या है गुरुकुलों में? जिसकी हमारे यहाँ मुझे लगता है अभाव की वजह से हम थोड़े भटकने से लगे। हम सीख रहे थे वहां खगोल शास्त्र, हम सीख रहे थे वहां पंचांग, हम सीख रहे थे वहां आचार व्यवहार सदाचार, और हम सीख रहे थे मेरा आचरण कैसा होना चाहिए। और विश्व को समझने का, ये जो संसार में प्रकृति भगवान ने दी है इसको समझने का, और इसकी मेरे लिए उपयोगिता क्या है। अभी कर्नल साहब ने बताया कि हम वैज्ञानिक हैं, हमारे यहां छोटी छोटी चीजों में विज्ञान है। कारण भले ही भूल गए हो क्योंकि हमने वो पढ़ना बंद कर दिया। यही पढ़ाया गया कि सूर्य को अर्घ क्यों देना है, चंद्रमा को अर्घ क्यों देना है, उनकी रेजेस का भारत पर क्या, हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ना, हमारे परिवार का वातावरण कैसा होना चाहिए, हमारा संव्यवहार कैसा होना चाहिए, व्यक्ति के सामने नजरिया कैसा होना चाहिए, पेड़ पौधे इनकी उपयोगिता क्या है, और संसार की प्रत्येक वस्तु जो बनी है उसकी उपयोगिता क्या है। यह हमारी शिक्षा का हिस्सा है। अब आप मुझे बताइए, ऐसी शिक्षा जिसमें मैंने पढ़ा कि जो चीज भी मेरे लिए उपयोगी आज है वो चीज का मेरे से एक नाता है, उसका मेरा एक रिलेशन है। ऐसी परिस्थिति में भारत से ठंडी हवाएं क्यों ना आए, ये बताइए। ऐसे भारत से, जिस भारत में लोगों को जो उपयोग करते हैं उसकी उपयोगिता बर्थ से मालूम है। आप सोचकर देखिए, जैसा कर्नल साहब ने भी कहा कि भाई वो लगाएंगे टेलीस्कोप और ये वो कि आज सूर्य यहां होगा, चंद्रमा वहां होगा। अब हमारे वाले 1000 साल का पंचांग आता है, आप उठाकर देख लो 1000 साल बाद कितने डिग्री कितने अंश पर होगा।
यहां तक कि उसके मिनट्स कितने होंगे, इन ग्रहों के, ये 6 ग्रह हैं, इनकी लाइन अब क्या होगी, वो अभी बता देगा। ये हमने मेथड अडॉप्ट करके रखा, लेकिन इसको हमने उस समय शायद साइंस नहीं कहा, क्योंकि ये व्यवहार की टेक्नोलॉजी थी कि हमारा व्यवहार कैसा हो। ये हमें, हमारी आवश्यकता की चीज थी कि प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए। इसलिए उसने भारत में जिसने भी शिक्षा ली, जिसको शिक्षित किया गया, उसने प्रत्येक चीज, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक धातु, प्रत्येक वो परमाणु, वो अणु जो मेरे संपर्क में आया, उसकी उपयोगिता का मुझे ज्ञान है। ऐसे समाज में क्या विद्वेष हो सकता है? जो ड्यूटी ओरिएंटेड समाज हो, वहां न्यायालय की जरूरत है क्या? इसलिए न्यायालय आपको नहीं मिलते इतिहास में। राजा एक न्यायालय मिलता है, इतने बड़े राज्य में राजा एक न्यायालय अकेला, वो भी 2 घंटे में सब निपटा देगा। अभी तो हम न्यायालय पर न्यायालय बनाए पड़े, लेकिन पेंडिंग खत्म नहीं हो रही। जहां ड्यूटी ओरिएंटेड समाज हो, तो वहां देश का पैसा सर्विस सेक्टर पर नहीं लगना, देश का पैसा क्रिएटिविटी पर लगना। जो देश क्रिएट करेगा, जो देश प्रोडक्शन करेगा, वो एक्सपोर्ट करेगा। एक्सेस जाएगा कहां? एक्सपोर्ट करेगा तो फॉरेन करेंसी लेकर आएगा, विश्व की करेंसी भारत में इकट्ठी करेगा। आज पिछले 10-12 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने काम किया देश में, जो अब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी वो जी राम जी पर बहस चल रही थी, तो हम लोगों ने वो दृष्टि से देखा होगा। उसकी जो दूसरी दृष्टि है वो ये है कि सरकार ने तय किया है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बना लिया है, अब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम उतरते हैं। और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतरने से पहले वो विकसित भारत का हिस्सा है, इसलिए उसको क्या कहा? वीवी, विकसित भारत जी राम जी। तो जी राम जी तो लोगों ने पकड़ लिया, विकसित भारत के लिए वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने कहा कि अब हम हर गांव में जो भारत था, जो एक ग्लोबल विलेज हमारे पास हुआ करता था, हम उस रास्ते पर पुनः उतरने लगे हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब भारत इनोवेशन कर रहा हो, जब भारत अपनी जड़ों की तरफ लौट रहा हो, जब भारत विश्व को संदेश दे रहा हो, तो विश्व को कष्ट होना स्वाभाविक है। ये वो जो भी प्रोफेसर मक्खनलाल ने कहा कि आपको 1857 के बाद की रिपोर्टें पढ़नी चाहिए, कि उन्होंने कहा भारत को बिगाड़े कैसे, भारत को बिगाड़ने के लिए उनको कानून बनाने पड़े, भारत को बिगाड़ने के लिए शिक्षा पद्धति स्थापित करनी पड़ी, भारत को बिगाड़ने के लिए क्रिश्चियन कॉलेज बनाने पड़े, भारत को बिगाड़ने के लिए कॉन्वेंट कॉलेज बनाने पड़े। और यह बात हमको बहुत देर में समझ में आई है, वो ऐसा नहीं है। 1836-37 से 1905 में हमको समझ में आ गई थी पूर्ण रूप से। जबकि हम अगर आर्य समाज की बात करें तो 1885 में ही, 1875 में ही उनको समझ आ गई थी कि ये गलत हो रहा है। मतलब उनको 40 साल में ही समझ आ गया था कि ये देखो गलत रास्ते पर चल दिए, अब हम पुनः वापस आएंगे तो हम इसको स्थापित कर सकते हैं। 1905 के मूवमेंट का जो मुख्य आधार था वो शिक्षा ही तो थी। जो महर्षि अरविंद ने कहा कि ऐसे नहीं इनसे लड़ पाओगे, लड़ते रहिए, आप लड़के थक जाओगे, ये नहीं मानेंगे, लड़ाका है, इनके विद्यालय बंद करने पड़ेंगे। तब हमने भारतीय एजुकेशन पर ध्यान दिया, विद्या मंदिर बनाए, ये काशी विद्यापीठ बनाई, तमाम तरह के उस समय स्टैब्लिश किए गए कि भाई हम अपनी एजुकेशन पर आएंगे, हम भारत को पुनर्स्थापित करेंगे तो हम भारत को बचा पाएंगे। नहीं, इन्होंने तो बिगाड़ने का इंस्टीट्यूशन खोल रखा है। कभी भविष्य में हम लोग को अवसर मिलेगा तो जो आजकल ग्लोबल मार्केट फोर्सेस हमारे अगेंस्ट में क्या क्या खेल खेल रही हैं, मुझे लगता है अनुराग जी शायद विषय लेंगे वो, तो ग्लोबल मार्केट फोर्सेस हमारे इंस्टीट्यूशंस में घुसी हुई हैं और हम उसमें सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि मिलना थोड़ा कठिन काम है। लेकिन भारत सरकार की नई एजुकेशन पॉलिसी जिसमें हम रिवर्स ला रहे हैं, दूसरी बात यह है कि हमने एक परिषद पूरी बनाई है जिसमें भारत के इनक्रिप्चर्स पर काम होना है। बीएचयू में हम एक कार्यक्रम में गए थे, ऐसे 4-5 साल 6 साल हो गए होंगे, वैदिक विज्ञान केंद्र बनाया था, अच्छा खासा फंड सरकार ने निकाला है। ऐसे कई विद्यालय यूनिवर्सिटीज में फंड निकाले गए कि भाई वैदिक विज्ञान केंद्र बनाए जाए, ये जो चल रहा है इसको चलने दीजिए, इसमें सुधार करेंगे, लेकिन उसको निकालकर पुनः लाएंगे। आज भी कल एक WHO का कार्यक्रम था और प्रधानमंत्री उसमें बोल रहे थे और वो उसके डायरेक्टर का ही नाम तुलसी भाई रख दिया, और उसको ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी कि जो हमारा आयुर्वेद है उसको कैसे पुनर्स्थापित किया जाए। तो आज की तारीख में भारत में जो करने वाले काम है वो सारे काम करने की कोशिश हो रही है। अब मेरा रोल बचता है केवल मैं भारत का नागरिक निवासी होने के नाते क्या कर सकता हूं। देखिए, ये तो बात सही है कि उदर पालन तो हमें करना ही है,
और उदर पालन के लिए जो एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट की, वो स्किल भी लेनी, क्योंकि अब मेरे पिता को भी स्किल वो नहीं है जो होनी चाहिए, जो मुझे सिखा दे, तो वो स्किल जो आज की चल रही वो चल रही है। लेकिन इसके साथ हमें लगता है कि जो हम लिख सकते हैं, मेरे से बहुत सारे राइटर्स लिखते हैं जो विज्ञान से हैं, जो तमाम सब्जेक्टों से हैं, वो उस विज्ञान के साथ, फिजिक्स की किताब के साथ, क्या वो पिछले भारत का या भारत के ऐतिहासिक फिजिक्स लिख सकते हैं? वैदिक गणित उसमें डाल सकते हैं क्या? वो सिलेबस में वही रहने दीजिए, सिलेबस में वही रहने दीजिए। वो चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ें। क्या उस चैप्टर से पहले एक चैप्टर जोड़ा जा सकता है कि भारत की वैदिक गणित इस विषय पर क्या कहती है, भारत की केमिस्ट्री इस पर क्या कहती है, भारत के शास्त्र इस पर क्या कहते हैं? जिसको पढ़ना होगा उसकी जिज्ञासा बनेगी। और मुझे लगता है कि अगर हम 100 लोगों को वो टेक्स्ट बुक पढ़ा देंगे तो उसमें 10-20 एक्टिव हो जाएंगे। अगर 10 भी एक्टिव हो गए तो जो भारत हम संसार को दिखाना चाहते हैं वो भारत हम दिखा सकते हैं। तब भारत से ठंडी हवाएं विश्व में जाएंगी और विश्व को भारत की तरफ आना होगा। और हमारा शक्तिबोध संसार को जो दिखाना चाहिए या जो होना चाहिए वो सही मायने में कर पाएंगे। हमारी दिशा इस समय ठीक है, केवल नागरिक कर्तव्यों में हमने जो करना है वो अभी हम उस पर पीछे हैं। संघ को जो लोग नहीं जानते या जो कभी शाखा नहीं गए, पंच परिवर्तन 100 वर्ष में इस समय हम लेकर आए। समाज अपना ठीक करना, और फिर जैसा रज्जू भैया ने कहा था कि हम अपना सब कुछ ठीक कर लेंगे, लेकिन वो दूसरा एक्सीडेंट कर जाए। मैं तो साइड से चल रहा हूं, अपनी सही से चला रहा हूं, स्पीड भी मेरी ठीक है, गाड़ी भी मेरी ठीक है, रोड साइड भी चल रहे हैं, लेकिन दूसरा ठोक देगा तो दूसरा ठोकने वाला कौन है? इस्लाम। दूसरा ठोकने वाला कौन है? ईसाइयत। दूसरा ठोकने वाले कौन है? यहूदी। बहुत हल्के में मत लीजिए उनको। ये जो दूसरे ठोकने वाले हैं उनको भी सही करना हमारा काम है। अगर हम उनको सही नहीं करेंगे तो हम ही सही रहेंगे, तो भी हमारे को नुकसान होने वाला है। तो उनकी तरफ एचएसएस काम कर रहा है विश्व में, हर देश में हम काम करते हैं, हमारी जितनी शक्तियां हो सकती हैं उसके अनुसार काम करते हैं। लेकिन आज समाज के अंदर पंच परिवर्तन भारत में जो करने की आवश्यकता है वो हमने कहा कि भाई सबसे पहले अपने परिवार का प्रबोधन कर लें। क्या हम 4 भाई हैं, एक चारों साथ में बैठ के खा सकते हैं, या फिर चारों अलग अलग मोहल्ले में जाकर भाषण दे रहे हैं? लेकिन घर में आकर अलग अलग दरवाजे से अलग अलग कमरे में सो जाते हैं और सवेरे फिर भाषण देने जाते हैं। क्या वैसा है? तो जो करने वाले काम भारत में हैं वो क्या परिवार प्रबोधन है? क्या मेरा अहंकार खत्म हो सकता है मैं अपने भाई से आगे बात करूं? समाज में जो जाति कुरीति आ गई है, जाति विग्रह जो शब्द हमने इस्तेमाल किया वो कुरीति नहीं है, अब कुरीति है। तो क्या हम उस विषय पर सामाजिक समरसता पर काम कर सकते हैं क्या? अभी खिचड़ी का त्योहार आ रहा है, कुछ दिन ही रह गए हैं, वो सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा त्योहार होता है। क्या हम उनमें कुछ पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इन्वायरमेंट हमारा विश्व में, हम इन्वायरमेंट हमारा अपना है, हमारी अंदर हमारी जीवन पद्धति है। क्या इन्वायरमेंट पर कुछ काम कर सकते हैं? और जो ड्यूटी ओरिएंटेड समाज हमारा है, क्या हम अपने नागरिक कर्तव्य निभा सकते हैं? अपने बच्चों को ही तैयार कर सकते हैं, अपने कुटुंब अपने परिवार को तैयार कर सकते हैं। हम दुनिया को तैयार करने की बात ठीक है करते हैं, कर सकते हैं तो करें, लेकिन क्या हम अपने घर से शुरू कर सकते हैं? ये करने वाले काम हैं जिससे विश्व को आज भी ठंडी हवाएं लग सकती हैं और विश्व को यह कहना पड़ सकता है कि गजबाए हिंद भारत में कर लो, भारत पर कब्जा हो जाए तो ही अच्छा होगा। भारत पर कब्जा, किसी भी देश पर कब्जा करने का विचार तभी आता है जब उसकी समृद्धता, उसका जो वैभव है, उसकी जो रोशनी है वो उसको प्रभावित करती है। इस निवेदन के साथ कि संघ पर टिप्पणी करने से पहले संघ को धारण करना चाहिए, संघ से संपर्क करना चाहिए, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करना चाहिए और उसमें क्या सहयोग कर सकते हैं वो कहना चाहिए, उसके बाद ही टिप्पणी करनी चाहिए। इसके साथ मैं अपने शब्दों को यही पूर्ण करता हूं। बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने जो उद्बोधन दिया है कि किस प्रकार हमें काम करना है और दिशा हमारी क्या होनी चाहिए। अगर दिशा सही होती है तो दशा भी ठीक हो जाती है। और जो आपने बात कही, हम लोग हर परंपराओं में बड़ा विज्ञान भी देखने लगे हैं और
विज्ञान देखना भी चाहिए, गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको विज्ञान का पता नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें परंपराएं छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि शायद वेस्ट दो चीजों से बड़ा दुखी है कि भारत ने अपनी परंपराएं अपनी पूरी तरह से छोड़ी नहीं है और परिवार व्यवस्था किसी हद तक हमारी अभी भी कायम है, चल रही है, और इसीलिए कुटुंब प्रबोधन पर बड़ा काम हो रहा है, तो होना बड़ा जरूरी भी है, वरना हम लोग हमारे कुछ से लेकर के आज हम तो और हमारा सोलमेट जो कि एक पेट है वहां तक आ चुकी है। इसे इंडिविजुअलिज्म भी कहते हैं। ये ग्लोबल मार्केट फोर्सेस है जो हमें कई कुछ हद तक नहीं बल्कि बहुत हद तक हमारे अंतःकरण तक परेशान कर रहा है। इस पर काम नहीं किया गया तो शायद हमें बहुत समस्या होने वाली। एक गाड़ी है 06116 या ऐसा कुछ नंबर है, मुझे बताया गया, शायद मैं पूरा सही नहीं ले पा रहा हूँ, 06116 ऐसा कुछ नंबर है, तो एक बार देख लीजिएगा, किसी की हो तो वो व्यवधान पैदा कर रही है बाहर, तो एक बार देख लीजिएगा। अगले 20 मिनट के बाद में हम इस सत्र को पूरा करेंगे और भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे, तो 3 बजे हम भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे। रमेश चंद्र जी से क्या प्रधान है सनातन संस्था के आप हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कृपया बताएं। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, हमारे प्रेरणादाता, हमारे सदगुरु डॉक्टर अठवले जी और यहाँ पर उपस्थित मंच पर उपस्थित महानुभाव, हमारे आग्रह हो सकते हैं, कई सारी हमारी चिंताएं हो सकती है, कई सारी हमारे आकांक्षाएं हो सकती है कि सरकार ने ये करना चाहिए, सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें हम इस शक्ति बोध में हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं उस पर यदि हम चिंतन करें, विचार करें और कृति करें तो बहुत बड़ा एक परिवर्तन हो सकता है। थोड़ा सा इतिहास के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारी बातें इस्लाम के दृष्टिकोण से हुई, तो एक चीज़ इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि मैं गोवा से आता हूँ, तो गोवा में वहाँ पर एक चर्च है, एक डेड बॉडी आज भी रखी हुई है सेंट फ्रांसिस जेवियर की, SFX कहा जाता है उसे। जितने हम औरंगजेब के अत्याचार की बात करते हैं और यहाँ पर हम सारी जगह पर देखते हैं कि सेंट जेवियर सब जगह पर खुल रहा है। हमें दुख होता है बाबर का रोड है यहाँ पर, अकबर का रोड है यहाँ पर, लेकिन कोई ये बात नहीं करता है कि सेंट जेवियर के नाम से इतने सारे इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं, जहां पर वो कलावा नहीं बांध सकते हैं, जहां पर तिलक नहीं लगा सकते हैं। और भेजने वाले कौन है वहां पर? स्कूल आया था क्या आपके घर पर? कोई आया था स्कूल वाला आपके घर पर? सेंट फ्रांसिस जेवियर में आप प्रवेश लीजिए, बच्चे तो हम ही भेज रहे हैं वहां पर। तो इसलिए इस इतिहास को भी तो पढ़िए ना। तो शक्ति बोध की बात तब साकार होगी कि जब हम उस विचार पर अमल करेंगे। इसलिए क्योंकि ये क्यों आए यहां पर, 1510 में फ्रांसिस अल्बुकर्क गोवा में क्यों आया? उससे पहले एक ट्रीटी हुई थी जिसको ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसोलस कहा जाता है, 1494 में हुई थी। स्पेन और पुर्तगाल के बीच में बहुत बड़ा विवाद हुआ कि सभी विश्व की ओर निकले, फिर उस भूमि पर राज किसका होगा? तो अमेरिका में भी कोलंबस भी गया, उससे पहले पुर्तगाल भी वहां पर पहुंचा हुआ था। तो दोनों कॉलोनीज के बीच में झगड़ा होना प्रारंभ हुआ और इसलिए उस समय का पोप जो है, पोप अलेक्जेंडर 6, इसने दोनों देशों के बीच में यह ट्रीटी करवाई और अटलांटिक महासागर को विभाजित करके पूर्व का अटलांटिक का प्रदेश जो स्पेन को दिया गया और पश्चिम का प्रदेश जो पुर्तगाल को दिया गया, उसके बाद यह ट्रीटी हुई। लेकिन इस ट्रीटी में जो पोप ने जो लिखा है इसके बारे में हमने कभी नहीं पढ़ा है। पापल बुल आप उस समय का पढ़ लीजिए। जैसे आज हमारे यहां पर स्वराज मैगजीन निकलता है, ऑर्गेनाइजर निकलता है, वैसे
पोप का जो संदेश देने वाला है उसे पापल बुल कहा जाता है। उस समय पे उसने ये कहा है कि केवल ईसाईयत जो है उसे सब प्रदेशों पर जाकर के वहां के लोगों को सिविलाइज करने का अधिकार है और सिविलाइज करने के लिए उनको कन्वर्ट करने का अधिकार है, और इसलिए वहां पर ईसाई छोड़ करके यदि कोई राजा होगा उससे युद्ध करने का अधिकार है। तो हमारी सभ्यता को तो उन्होंने सभ्यता कभी माना ही नहीं। उन्होंने तो यह कहा कि इनको सिविलाइज करने का अधिकार है और इसलिए वो सब हमारे देश में आए। और आज भी यही चीजें चल रही है, यही चीजें कॉन्वेंट हो या इन सारी चीजों से यही चीजें बताई जा रही है। इसलिए एक तो आक्रमण के बारे में चर्चा हुई, लेकिन ये जो दूसरा आक्रमण है इस पर भी हमारी चर्चा होनी चाहिए, जो जिसके आदि हम बन चुके हैं। और इसलिए दूसरी बात इसमें आती है कि शक्ति बोध जो है, शक्ति विभिन्न तरीके की है, सामाजिक है, आर्थिक है, बौद्धिक है, आध्यात्मिक है, सामरिक है। तो सामरिक शक्ति के बारे में तो हमने देख लिया, ऑपरेशन सिंदूर या जो भी है, हमें गर्व है, हमें इन सारी बातों से तो एक तो है कि भाई भारतीय सेना के ऊपर तो हमें गर्व है। तो सामरिक शक्ति के बारे में तो अभी कर्नल RSN सिंह जी ने भी कहा। तो ये तो एक बात यहाँ पर आती है। इसके आगे जो है बौद्धिक शक्ति के लिए आज हम चर्चा कर रहे हैं, सामाजिक शक्ति हम आंदोलनों के द्वारा खड़े कर सकते हैं, लेकिन एक जो शक्ति है कि जिसके बारे में हमें विचार करना चाहिए वो आर्थिक जो शक्ति है। आर्थिक शक्ति पर क्यों विचार करना चाहिए, इसलिए मैंने हलाल इकोनॉमी पर जो रिसर्च किया है, उस पर जो पुस्तक लिखी है, और उसमें औरंगजेब ने जिजिया लगाया था, उसके पहले के सुल्तानों ने जिजिया लगाया था। तो राजा के द्वारा जिजिया लगाने के बाद वहां पर जो नागरिक है उनको जिजिया देना, या जो गैर मजहबी है या हिंदू है उनको जिजिया देना, तो एक समझ में आ सकता है। लेकिन यही पैरेलल जिजिया आज भी चल रहा है, जो हम दे रहे, स्वयं दे रहे हैं, लेकिन हमारी मेजॉरिटी का जो विचार है वो उस शक्ति का अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इस शक्ति के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि आज 2013 में भारत में ये या विश्व में ही हलाल इकोनॉमी का प्रारंभ हुआ। उससे पहले भारत में इस्लामिक बैंक आने का एक प्रयास हुआ था। केरला में कुछ इस्लामिक बैंक के ब्रांचेस खुले थे, जिसको डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने जनहित याचिका के द्वारा खारिज कर दिया। और यह विचार हुआ उनके पास कि इस्लाम तो बढ़ रहा है लेकिन शक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए तो शक्ति के लिए धन चाहिए, धर्मस्य मूलम अर्थ। तो अर्थ चाहिए तो अर्थ कहां से होगा, और इसे प्राप्त करने के लिए 2013 में मलेशिया में पहली बैठक हुई और इसमें हलाल इकोनॉमी का ढांचा रचा गया, जिसके अंदर विश्व के जो 52 मुस्लिम देश है उनको कहा गया कि आपके देश में जो भी प्रोडक्ट आएगा उसके ऊपर हलाल सर्टिफिकेशन चाहिए, ये आपको बताना होगा। तो बाकी अन्य देश जो अपने सामान, अपने उत्पाद मुस्लिम देशों में बेच रहे हैं उनको हलाल सर्टिफिकेशन लेना अनिवार्य हो गया। फिर धीरे धीरे भारत के मुसलमानों को बताया गया कि हलाल सर्टिफिकेशन देखने के बाद ही आपने ये उत्पाद परचेस करना है। तो हम तो आदी नहीं है, लेकिन हर एक शॉप में जाने वाला मुसलमान जब पूछने चालू किया कि इस पर हलाल सर्टिफिकेट है क्या, ये हलाल सर्टिफाइड है क्या, तो धीरे धीरे जो व्यापारी है उसको पता चला कि हलाल सर्टिफाई होगा तो मुसलमान मेरा चीज परचेस करेगा या मेरी वस्तु खरीदेगा। अब हलाल सर्टिफिकेशन मिलेगा कहां से, तो ये सर्टिफिकेशन देने वाली संस्था भी उनकी बन गई, जमीयत उलेमा हिंद। और जमीयत उलेमा हिंद ने यह सर्टिफिकेशन देना प्रारंभ किया। यह सर्टिफिकेशन आज एक उत्पाद के लिए 60,000 रुपया करीब देना पड़ता है, और यह 60,000 रुपया देकर के एक उत्पाद पर सर्टिफिकेशन मिलता है। यानी हल्दीराम के जितने सारे प्रोडक्ट है, कंपनी को कोई सर्टिफिकेशन नहीं है,
प्रोडक्ट को सर्टिफिकेशन है। तो जितने सारे उत्पाद है हर एक को 60,000 रुपीज पर ईयर देकर के सर्टिफिकेशन लिया जाएगा। अब आप मान लीजिए 500 प्रोडक्ट है तो 3 करोड़ रुपया हल्दीराम ने दे दिए, तो वो तो व्यापारी है, वो तो ये विचार करेगा यदि 3 करोड़ रुपया मैं पे कर रहा हूं तो उसे तो वसूलना पड़ेगा मुझे, जैसे जीएसटी देते हैं तो जीएसटी तो वसूलना। तो उसके लिए जो उस प्रोडक्ट के अंदर 50 पैसे बढ़ाए जाएंगे तो वो प्रोडक्ट परचेस कौन कर रहा है? सिर्फ मुस्लिम कर रहा है, वो प्रोडक्ट तो हम परचेस कर रहे हैं। तो आप बगैर जाने जिजिया पे कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि हम हमारे पॉकेट से ये सारी चीजें ले रहे हैं। आज हल्दीराम, बीकानो या जितने भी सारे शैम्पू हो, इमामी हो, लगभग सारे जो है ये हलाल सर्टिफाई हो चुके हैं। वेबसाइट पर जाकर के देख लीजिए, कोई स्टैम्प प्रिंट कर रहा है, कोई नहीं प्रिंट कर रहा है। लेकिन ये सारी चीजें ये हम देख रहे हैं कि इन सारी चीजों के बाद आज हलाल इकोनॉमी जो 2013 में प्रारंभ हो गई, आज वो करीब करीब 2.1 US ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है। हम हमारे देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं और हलाल इकोनॉमी पीछे से आकर के 2 ट्रिलियन डॉलर की बन चुकी है। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी यदि बन रही है तो फिर इसे रोकना कैसे संभव है? तो ठीक है, सरकार जो करेगी। आज तो योगी आदित्यनाथ जी है, पहले भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री है कि जिन्होंने हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन किया, उसको चैलेंज किया आज सुप्रीम कोर्ट में। और इसमें हमने कई सारे तथ्य दिए कि कैसे ये हलाल इकोनॉमी जो है इलीगल है। अभी तो मुंबई में तो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बन गए, केरल में कॉम्प्लेक्सेस बन गए, जो हलाल के कॉन्सेप्ट में कहीं नहीं है वो हलाल बन रहा है या हलाल सर्टिफाई हो रहा है। अब इसमें सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या करेगी नहीं करेगी, ये बात अलग है। मेरा बस सवाल इतना ही है, मैकडोनाल्ड में जाने वाले मुस्लिम ज्यादा है या हिंदू ज्यादा है? इंडिगो से ट्रैवल करने वाले मुस्लिम ज्यादा है या हिंदू ज्यादा है? यदि मैकडोनाल्ड में जाने वाला हिंदू बहुसंख्यक है तो वो क्यों नहीं पूछ रहा है कि आप मुझे हलाल क्यों खिला रहे हो? मैकडोनाल्ड 100% हलाल सर्टिफाइड है, KFC 100% हलाल सर्टिफाइड है, पिज्जा हट 100% हलाल सर्टिफाइड है। तो हम उनके पास से जो सामान परचेस कर रहे हैं उसके अंदर तो ये सब दे रहे हैं। दूसरी बात कि इससे इकोनॉमी पर क्या परिणाम हो रहा है। आपको पता है कि भारत में चिकन जो है कितनी कॉस्ट हमारे बजट में होगी कि जो चिकन हमारे देश में बेचा जाता है। मैं मुंबई का उदाहरण बता सकता हूं। मुंबई में एक सप्ताह में 700 करोड़ का चिकन बेचा जाता है, लगभग 2,40,000 करोड़ का हमारे देश में चिकन बेचा जाता है। मैं जिस गोवा स्टेट में रहता हूं उस गोवा स्टेट का बजट जो है 26,000 करोड़ है। गोवा स्टेट जैसे 10 स्टेट चलेंगे सिर्फ चिकन की इकोनॉमी पर, और हर जगह पर हलाल चल रहा है। तो हलाल यदि चल रहा है तो फिर वहां पर जाकर के हम क्यों परचेस कर रहे हैं? इंडिगो क्यों हलाल हमें दे रहा है? हम क्यों नहीं उसका विरोध कर रहे हैं? भाई हमारे यहां पर हमें तो हलाल खाने के लिए मजबूरी नहीं है। इस देश में हिंदू मेजॉरिटी है, तो फिर मेजॉरिटी के अनुसार इकोनॉमी होनी चाहिए, माइनॉरिटी के अनुसार होनी चाहिए। लेकिन एक भी हिंदू इस दृष्टि से जागरूक नहीं है, कोई ना पूछ रहा है। हम सरकार को पूछ रहे हैं, सरकार क्यों नहीं कर रहे? अरे भाई पहले आप तो जाकर के बोलो मुझे नहीं चाहिए हलाल। आप पहले पतंजलि को बताइए कि हमें नहीं चाहिए हलाल। यानी हम हमारा कर्तव्य नहीं करेंगे, हम सिर्फ दूसरों को कहेंगे वो क्यों नहीं कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा है। तो आज आपकी ही इकोनॉमी के द्वारा भारत के, मेरे पास पूरा डाटा है, लगभग 700 आतंकवादियों के केस जमीयत उलेमा हिंद लड़ रहा है। अभी राजस्थान में जो 8 आतंकवादी छूटे, जहां पर सीरियल ब्लास्ट में जिनका हाथ था, 80 लोग मारे गए थे उनके हाथों के द्वारा। मुंबई में ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट में जो आतंकवादी छूटे, आप पढ़ लीजिए उनके लिए कौन कौन एडवोकेट खड़े थे। इन सारे एडवोकेट्स का पूरा खर्चा जमीयत उलेमा हिंद दे रहा है। तो आपसे जिजिया भी ले रहा है और आपको मारने वालों को वो छोड़ने के लिए सहायता भी कर रहा है। तो फिर यहां पर हमें अपनी कंज्यूमर ताकत का, हमें अपनी शक्ति का बोध क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं ये सरकार से पूछ रहे? हम क्यों नहीं ये सब जगह पर बता रहे भाई इस देश में हिंदू मेजॉरिटी, हमारे अनुसार चलना चाहिए?
सिखों के राहत मर्यादा में लिखा है कि कोई सरदार, कोई सिख जो है हलाल नहीं खा सकता है, उसके बावजूद हर जगह पर हलाल बेचा जा रहा है। तो एक माइनॉरिटी का अधिकार दूसरे माइनॉरिटी का कैसे अधिग्रहण कर रहा है? तो इन चीज़ों को हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये बात बहुत अधिक रूप से लोगों के सामने आएगी। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा तब आएगा, लेकिन हम लोग जजमेंट के लिए क्यों राह देख रहे हैं? मुझे लगता है कि मेरे साथ ही अभी लगभग 3 राज्यों के मुख्यमंत्री की वार्ता हुई है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से इसके विरोध में जजमेंट आएगा उस दिन 3 राज्यों में और भी हो जाएगा। लेकिन फिर तो बंगाल में तो नहीं होगा ना, केरल में तो नहीं होगा, तमिलनाडु में नहीं होगा, लेकिन वहां तो हिंदू रह रहे हैं ना, वो क्यों हलाल खा रहे हैं? तो इसलिए हम अपना अधिकार जो है, हमारा पैसा कहाँ खर्च करना है, ये मेरा अधिकार है, ये मेरी शक्ति है। मेरे धन मुझे कहाँ खर्च करना है, ये मेरी शक्ति है। उस शक्ति का यदि हम उपयोग करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें बदल सकते हैं। और इसलिए हमने सरकार के पास, मेरा गृह मंत्रालय में केस भी चल रहा है, जनहित याचिका भी इसकी चल रही है कि ये सारी चीज़ें करने वाले जो संगठन हैं वो दिन प्रतिदिन अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं। कल तक तो 60,000 रुपीज़ पे था, इस साल उन्होंने नया एडिशन किया है। यदि किसी कंपनी को हलाल सर्टिफिकेशन चाहिए तो जमीयत उलेमा हिंद ने ट्रेन किए हुए 2 मुस्लिम हलाल इंस्पेक्टर उनको अपॉइंट करने पड़ेंगे अपनी कंपनी में। यह फोर्स्ड एम्प्लॉयमेंट है। यह सेक्युलर देश में कैसे अलाउ है? लेकिन मेरे पास है, मैं आपको फोटो दिखा दूंगा कि नेस्ले के फैक्ट्री के अंदर हलाल इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं वहां पर। तो क्या हम हमारे घर में, हमारी कंपनियों में हलाल इंस्पेक्टर अलाउ करेंगे अब? तो इसका विरोध नहीं हो रहा है, उसका परिणाम ये हो रहा है कि वो अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप ही के धन से कर रहे हैं, इसमें कोई लीगल कोई चीज़ नहीं है। कहीं पर आप मैं कई सारे चैनल पर डिबेट में गया हूं, बहुत सारे मौलाना ये है वो है, बहुत सारी बातें करते हैं। मैं उनको सिर्फ एक ही कहता हूं, सुन्नत का अर्थ क्या है? जो मोहम्मद ने किया, जो कुरान में लिखा है वैसे के वैसे ही करना है। तो मैं उनसे पूछता हूं कि आप मुझको कुरान में दिखा दो लिपस्टिक को हलाल सर्टिफिकेशन देना कहां लिखा है, तो हम भी मान लेंगे। जब आपके मजहब में ही नहीं लिखा है तो फिर यह कैसे चल रहा है? विश्व में इमाम शेख बेवली साउथ अफ्रीका के, इमाम ताज हारगी जापान के, ये विरोध कर रहे जमीयत उलेमा हिंद का कि जो कुरान में लिखा नहीं है आप कैसे सर्टिफिकेशन चालू कर सकते हैं? लेकिन धन तो सबको मिल रहा है, इसके लिए सब चुप है। तेरी भी चुप, मेरी भी चुप। तो ये बाकी सब लोगों को जो इस्लाम इस्लाम बता रहे हैं, ये खुद गैर इस्लाम का पालन कर रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों पर हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें प्रयास करना होगा। और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम इस पर देखें। और ये शक्ति बोध में इसलिए हमें आवश्यक है कि हमारी शक्ति है, मेजॉरिटी की शक्ति है, उसको हम इस प्रकार से हलाल इकोनॉमी में जाया ना करें। जो एक हमारे ओर से जो एक हम कहेंगे कि जिजिया टैक्स जो वसूला जा रहा है उसको हम रोक सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये मुझे लगता है आवश्यक है। तो आज जितनी हमारी जनसंख्या है उस जनसंख्या को लेकर के या हमारे मेजॉरिटी की शक्ति को लेकर के हमें ये प्रयास करने होंगे। और यदि हम ये प्रयास करते हैं तो मुझे लगता है कि इस शक्ति बोध का हमें वास्तव में उपयोग होगा। इतना ही कह करके मैं यहाँ पर रुकता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने जो बातें कही हैं और पर्टिकुलरली ऑन द हलाल इकोनॉमी की तेरी भी चुप और मेरी भी चुप, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे बिकॉज हम से वयम तक की यात्रा करने वाले लोग हैं और हम लगातार बढ़ते चले जाते हैं। इसके बाद में अभी भोजन के लिए जाएंगे, हमारे स्पीकर्स हमारे साथ में हैं, क्योंकि अभी थोड़ा समय का प्रश्न का अभी कम रह रहा है बिकॉज वहाँ पर अभी स्पीकर साथ में रहेंगे, आप जो भी हैं। और ऐसा नहीं है कि उनके लिए अलग खंड है भोजन के लिए और आपके लिए अलग खंड है, एक ही जगह पर हम लोग रहेंगे, तो आप आराम से उनसे वार्ता कीजिएगा, इतना निवेदन है। और 3-4 हमारे साथी जो है जो हमारे साथ में हमेशा खड़े रहते हैं, ये सब वो लोग वो हैं जो जिनके बिना इस तरीके के कार्यक्रमों की योजना पूरी नहीं हो पाती। आप जब भी रहते हैं साथ में
अमित भाटिया बहुत अच्छा स्पेस चलाते हैं ऑन एक्स और लंबे समय से आप चलाते आ रहे हैं। अमित जी बहुत धन्यवाद आपका। हिमांशु जी पधारिए। हिमांशु वर्मा जी अब भक्त नाम से अपना योगदान करते हैं, चैनल अपना रन करते हैं और हमारे साथ में लंबे समय से जुड़े हुए हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ में, बौद्धिक आयोजन में सपना खंडेलवाल दीदी आप प्लीज़ आइए पधारिए। कार्यक्रम का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद में हम लोग आधे घंटे बाद में कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी हम लोग वापस आएंगे और फिर जुड़ेंगे और फिर कुछ बहुत सारी बातें हम लोगों को करनी है। अगला सत्र वंदे मातरम, संघ और हिंदू जागरण, बहुत विशेष सत्र है और बहुत विशेष वक्ता रहने वाले हैं, सो कृपया बने रहे हमारे साथ में।